नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाठशाला में। तो मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो योजना और पहल की है। इसका पहले हिस्से की हमने कल रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया है। आपको इसी प्लेलिस्ट में पहला हिस्सा इसका भी मिल जाएगा। और दोस्तों, आगे इस वीडियो में हम लोग 61 नंबर से लगभग 140-45 तक जो क्वेश्चन प्रश्न हैं उनको डील करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं 61वें नंबर प्रश्न से। उससे पहले दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि कृपया चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो रीच बढ़ती है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए, हम उस पर यथासंभव गौर करेंगे और अपनी जितनी कोशिश होगी, जितनी भी क्षमता होगी उस हिसाब से कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं दूसरे हिस्से को इस वीडियो के। इस वीडियो के बाद दोस्तों हमने हिस्ट्री का बनाने का सोचा है, तो आप हमें बताइएगा कि क्या क्या आती है, क्योंकि अभी जो प्रश्न आ रही हैं वो हिस्ट्री के करंट अफेयर से ज़्यादा आ रही है। तो हिस्ट्री के जो प्रश्न आते हैं वो करंट अफेयर से लिंक करके ही आ रहे हैं, तो उस पर हम लोग बात करेंगे, उसको देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग 61वें नंबर के पहले कथन को। ठीक है, तो पहला कथन कह रहा है इसमें कि हर खेत को पानी जल जीवन मिशन योजना का हिस्सा है। ठीक है, तो कह रहा है हर खेत को पानी जो देने की योजना है सरकार की, वह एक अम्ब्रेला मिशन है। किसका? जल जीवन मिशन का हिस्सा है। दूसरा कथन कह रहा है कि वर्ष 2020 में जल शक्ति मंत्रालय ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत परियोजनाओं के घटकों की जियो टैगिंग हेतु एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। तो दूसरे कथन में कहना जा रहा है कि भारत सरकार की जो जल शक्ति मंत्रालय है उसने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत एक परियोजना चलाई, उसका नाम था जियो टैगिंग। और जियो टैगिंग के उपयोग हेतु एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, एक ऐप लॉन्च किया गया। तो क्या ये सही है? तो दोस्तों, ये कथन सही है। 2020 में जल शक्ति मंत्रालय ने जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चालू की, और इस योजना के तहत जो है एक जियो टैगिंग मोबाइल ऐप लॉन्च की। दोस्तों, जियो टैगिंग मोबाइल ऐप क्या है कि इस ऐप से संबंधित आपको यदि पानी नहीं मिल रहा है तो आप इस पर अपलोड कर सकते हैं। जो रियल टाइम डेटा है वो आपको दिखेगी कि आपको कितना पानी चाहिए खेत को और कितनी खाद चाहिए। ये इस तरह के ऐप है एक, जिस पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो दूसरा कथन तो यदि देखें तो ये सही है, लेकिन पहला कथन कह रहा है कि हर खेत को पानी जल जीवन मिशन योजना का हिस्सा है। तो नहीं, ये जल जीवन मिशन का हिस्सा नहीं है, ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का हिस्सा है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। जल जीवन मिशन का जो हिस्सा है वो हर घर नल जल योजना है, चल रही है, जो हर घर को नल से जल योजना जो चलाई जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा, और केंद्र सरकार के द्वारा और बिहार सरकार के द्वारा, नीतीश कुमार के द्वारा जो चलाई जा रही है हर घर नल जल। ठीक है, नल जल योजना चलाई जा रही है, वो बिहार सरकार के अंतर्गत चलाई जा रही है। तो ये कथन क्या हो जाएगा? पहला हमारा गलत हो जा रहा है, दूसरा सही है। ठीक है, तो इस पर ध्यान देना है। यदि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात करें तो इसको 2015 में जो है खेती के लिए पहुंच बढ़ाने और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य जितने भी विस्तारित क्षेत्र हैं उनको जल दक्षता में सुधार करने के लिए क्या किया गया? ये लॉन्च किया गया, और अस्थायी जल संरक्षण प्रथा है उनको बढ़ावा देने का काम भी शुरू किया गया। ठीक है, तो यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है और कोर स्कीम है। कोर स्कीम कहने का मतलब है कि ये अम्ब्रेला योजना है, इसके तहत अन्य भी छोटे छोटे स्कीम जो है योजनाएं चलाई जा रही हैं। ठीक है, और केंद्र प्रायोजित योजना है। केंद्र प्रायोजित योजना कहने का मतलब ये हुआ इसमें केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी होगी, और केंद्र की और राज्य की हिस्सेदारी कितना? तो 75 और 25 की है, यानी कि 75% जो इसकी वित्त पोषण है वो केंद्र सरकार करेगी, और 25% वित्त पोषण कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। ठीक है, लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र है, हमारे पहाड़ी राज्य है, वहाँ कौन कौन करेंगे? तो 90% जो है वह केंद्र सरकार करेगी, और 10% खर्च कौन करेगी? राज्य सरकार, वहाँ की केंद्र शासित सरकार। केंद्र शासित में तो पूरा केंद्र सरकार ही करेगी, राज्य सरकार वो करेगी। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय 2020 में एक ऐप लॉन्च करता है जियो टैगिंग के नाम से, और इस मोबाइल ऐप का जो काम होता है वह हर खेत को पानी मिल रहा है, कितना मिल रहा है, इसका
नियमित कैलकुलेशन करना और निर्मित करना कि सिंचाई के माध्यम से जल स्रोत निर्मित हुआ है या नहीं हुआ है, इसका रियल टाइम डेटा देना है। ठीक है, तो इस ऐप पर आपको जल निकाय से संबंधित जितने भी मरम्मत, बहाली और नवीनीकरण है, पारंपरिक जल स्रोतों का वहन क्षमता है, उन सबको मजबूत करने हेतु इन सारी जानकारी आपको इस ऐप पर मौजूद रहेगी। ठीक है, अब आते हैं 62 नंबर पे। इसमें कह रहा है कि राष्ट्रीय वयोश्री योजना, और देखिए वयो का मतलब होता है वृद्ध, तो जो राष्ट्रीय वयोश्री योजना है, ये इतना तो पता चल गया इस योजना के नाम से कि ये वृद्धों के लिए बनाई गई योजना है, के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है, नहीं है। ठीक है ना, कौन सही नहीं है उसको चुनना है। तो पहला जो कथन कह रहा है कि यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रशासित है। दूसरा कथन कह रहा है कि यह भारत की संचित निधि से वित्त पोषित एक केंद्रीय योजना है। यह किसी भी जाति श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त उपकरण प्रदान करता है जो उन्हें वहन करने में असमर्थ है। ठीक है, अब जरा हम लोग देखते हैं, कह रहे यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रशासित है। तो राष्ट्रीय वयोश्री योजना में होता क्या है? ठीक है, तो इसकी प्रशासन कह रहा है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो जरा हम लोग देख लेते हैं कि इसमें किस माध्यम से किया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए इसे वर्ष 2017 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया ये योजना है। ठीक है, राष्ट्रीय वयोश्री योजना लॉन्च किया गया। इस योजना के तहत एक वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष बनाया गया और इसका जो वित्त पोषण है वह केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना के तहत की जा रही है। ठीक है, केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है ये, और केंद्र प्रायोजित योजना नहीं है। केंद्रीय क्षेत्र की योजना कहने का मतलब इसका जो 100% वित्त पोषण है वह कहाँ से होगी, तो केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। ठीक, और इस योजना में जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत क्या किया जाता है, वह कृत्रिम अंग निर्माण निगम, ठीक है, एलिम को एक सार्वजनिक उपक्रम है। ठीक है, इसके द्वारा क्या किया जा रहा है, कार्यान्वित किया जा रहा है। तो जो वृद्ध लोग हैं उनकी जो अंग प्रत्यारोपण से संबंधित मामले होते हैं तो उनको कृत्रिम अंग निर्माण निगम जो है उनके तहत यह कराया जा रहा है। ठीक है, इस योजना की विशेषता क्या है, तो जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं जो गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में हैं और उस उम्र से संबंधित है जहाँ पर उसकी अक्षमता और असमर्थता व्यक्त होती हैं, तो उनको ये योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, इस योजना के पात्र कौन होंगे, तो केवल वरिष्ठ नागरिक होंगे और उनकी जो विकलांगता या दुर्बलता के अनुरूप है उसके अनुकूल उनको सेवा सुविधा मुहैया कराई जाएगी। ठीक, योजना के तहत जो है जितने भी उपकरण मिलते हैं इसके तहत चलने के लिए प्रयोग की जाने वाली, जैसे छड़ी मिलेगी, केहूनी की बैसाखी मिलेगी जो दोनों बगल में दबा के चला जाता है, वॉकर बैसाखी मिलेगी। ठीक है, ट्राइपॉड क्वाड मिलेगा, ट्राइपॉड या क्वाड मिलेगा, पॉड, और श्रवण यंत्र जो सुनने की यंत्र है वो मिल सकता है, व्हील चेयर मिल सकता है, या जो कृत्रिम दांत है या और चश्मा प्रदान किए जाते हैं। तो इतने तरह की जो कृत्रिम अंग है वो प्रदान किए जा सकते हैं। ठीक है, तो अब एक बार फिर से हम लोग कथन पे आते हैं। तो पहला जो कथन था वो हमारा था कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रशासित है, तो ये कथन तो सही है। यह किस मंत्रालय के द्वारा, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा प्रशासित है राष्ट्रीय वयोश्री योजना। दूसरा कथन था कि यह भारत की संचित निधि से वित्त पोषित एक केंद्रीय योजना है, तो भारत की संचित निधि से वित्त पोषित नहीं है, ये जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है उसी के तहत वित्त पोषण के लिए एक निगम बनाई गई है, उसके तहत ये क्या है, वित्त पोषित है। तो संचित निधि पर इसका कोई भार नहीं है। ठीक है, संचित निधि क्या होती है, तो भारत सरकार की ये अकाउंट है। ठीक है, इसमें भारत सरकार जितनी भी आय करती है, जितनी भी इनकम करती है वो क्या होते हैं, इसमें जमा होते हैं। तो जितनी भी सैलरीज आती हैं, जितनी भी पेंशन मिलते हैं वो संचित निधि पे भारित होता है, ये भारित नहीं है संचित निधि पे। ठीक है, तो ये कथन तो गलत हो गई। ठीक है, तो केंद्रीय योजना है तो केंद्रीय क्षेत्रक योजना है ये। ठीक है, तीसरे कथन में कह रहा है किसी भी जाति श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों को इसमें मुफ्त उपकरण प्रदान किया जाता है जो उन्हें वहन करने में असमर्थ है, तो ऐसा नहीं है इसमें। ठीक है, किसी भी श्रेणी के नहीं है, इसमें सिर्फ BPL परिवार के वरिष्ठ नागरिकों को ही मुहैया कराई जा रही है। ठीक है, या जो विकलांग हैं उन्हीं को मुहैया कराई जा रही है। ठीक, तो ये कथन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो हमें चुनना क्या था, गलत कथन चुनना था। तो गलत कथन कौन कौन है इसमें, 2 और 3 है, तो 2 और 3 गलत कथन है। दिख गया आंसर। चलिए अब हम लोग 63 पर चलते हैं।
तो इसमें कह रहा है कि पीएम वानी योजना से संबंधित जो है उसकी सबसे अच्छी व्याख्या कौन करता है। अब इसमें 4 व्याख्या दी गई है पीएम वानी की, और इसमें चुनने को कह रहा है कि सबसे अच्छी व्याख्या कौन करता है। तो पहला कथन यदि देखें तो यह खुदरा व थोक दुकानदार, चाय की दुकान अथवा किराना स्टोर के मालिकों को सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट सेवा प्रदाता बनकर ग्राहकों को इंटरनेट सेवा प्रदान करने में सक्षम बनाती है। तो पीएम वानी की क्या योजना है, पीएम वानी योजना की क्या विशेषता है। इसकी विशेषता है कि जहाँ भी आपको ग्रामीण इलाके में या फिर ऐसे इलाके जहाँ इंटरनेट नहीं पहुँची है, वाईफाई नहीं पहुँची है, वहाँ पहुँचाना और इंटरनेट और वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराना गाँव के हर हिस्से में, हर क्षेत्र में। तो ये पीएम वानी की मुख्य विशेषता है। और इससे संबंधित जो हमारी पहली व्याख्या कह रहे हैं कि यह खुदरा व थोक दुकानदार, ठीक है, दोनों तरह के दुकानदार आ गए इसमें। चाय की दुकान अथवा किराना स्टोर के मालिकों को क्या किया जाएगा, तो सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट सेवा क्या करेगा, प्रदाता बनकर, ठीक है, उसके पास हॉटस्पॉट सेवा बनाना होगा और वो सेवा किसको देगा, वो ग्राहकों को इंटरनेट सेवा मुहैया कराएगा कि जो भी कस्टमर आएंगे उस दुकान पर वो इंटरनेट का मुफ्त सेवा उपलब्ध सेवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह की क्या पीएम वानी योजना में कहा जा रहा है, ठीक है। तो इसको जज करने से पहले हम लोग 3 जो कथन और हैं उसको पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है। दूसरा जो बी ऑप्शन है, इसमें कहा जा रहा है कि यह बुनियादी संरचनाओं, संकाय भर्ती प्रक्रिया और अनुसंधान सुविधाओं के सुधार के लिए राज्य के विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को वित्तपोषण प्रदान करने के लिए एक शैक्षणिक विकास योजना है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि आपके राज्य के जितने भी विश्वविद्यालय हैं और कॉलेजेस हैं, महाविद्यालय हैं, उनको वित्त पोषण करना है ताकि शैक्षणिक विकास हो सके। इस तरह की योजना है, ठीक है। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए बनाना है पीएम वानी योजना। तो ये तो कहीं से भी लिंक नहीं हो रही है, तो इसको काट देते हैं, ठीक है। सी नंबर में कह रहा है कि यह एक महिला केंद्रित कल्याण कार्यक्रम है। क्या है, महिला केंद्रित कल्याण का कार्यक्रम है। तो ये तो यहीं से भी पीएम वानी में कहीं भी शूट नहीं कर रही है, तो इसको आगे पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ से काट देते हैं, पर आगे पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित समुदाय की महिलाओं के समग्र विकास के अनुकूल वातावरण का निर्माण करना है। ये तो गलत हो गई। डी में कह रहा है कि यह एक कृषि विकास योजना है जिसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में जल उपयोग दक्षता में सुधार करना है। तो कृषि से तो इसका कोई संबंध नहीं है, तो ये भी कथन क्या हो गए, गलत हो गए। तो हमारा ले देखिए कौन सा आंसर सही हो गया, पहला ही सही हो गया। देखिए पहला सही हो जाए ठीक बात है, अच्छी बात है, पर पढ़ना हमें चारों का चारों ऑप्शन है। यदि हम इनमें से कोई भी एक भी ऑप्शन छोड़ देते हैं और क्या पता हमें वही ऑप्शन ज़्यादा सटीक मिले। इसीलिए प्रश्न में कभी भी आधे अधूरे पढ़ करके उसको आंसर नहीं करना है, चाहे सही भी हो तब भी एक बार पूरा ऑप्शन ज़रूर ही पढ़ना है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी। तो इसमें जो है पीएम वाईफाई एक्सेस नेटवर्क, जिसको पीएम वानी योजना बोला जाता है, दिसंबर 2020 में लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा, कौन सी डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, दूरसंचार विभाग द्वारा लॉन्च की गई थी, ठीक है। इसकी क्या विशेषता है, तो विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में एक मजबूत क्या करना, डिजिटल संचार अवसंरचना प्रदान करना, स्थापित करना, और उससे क्या होगा, तो वाईफाई और हॉटस्पॉट तक जो सबकी पहुंच है उसमें वृद्धि करना। ये इसकी योजना की पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो पीएम वानी भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का एक क्या है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपके पास इंटरनेट पहुंचेगी तो आप क्या होगा, इंटरनेट एक्सेस पहुंचेगी तो आपके पास खबरें पहुंचेंगी और आप जो है क्या दुनिया से कनेक्ट कर पाएंगे, तो नई नई चीज़ों का सीख सकेंगे, स्किल सीख सकेंगे, अपनी व्यापार में वृद्धि कर सकेंगे, अपनी इन्फॉर्मेशन में वृद्धि कर देंगे, शिक्षा में लाभ होगा। तो बहुत तरह के लाभ है इसमें, कृषि की पद्धतियाँ सीख सकती हैं, ठीक है। तो इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों को इसमें जोड़ना है। यह खुदरा व थोक दुकानदार, चाय की दुकान अथवा किराना स्टोर के मालिकों को सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट सेवा प्रदाता बनना है और उसको ग्राहकों को क्या करना है, इंटरनेट सेवा प्रदान करना है, ठीक है। आते हैं 64 नंबर पे, ठीक है ना, 64 नंबर पे। 64 कहने में थोड़ा सा अलग माहौल लग रहा है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, क्या फुल स्क्रीन कर लेते हैं, चल जाएगा इतना। इतना ही रहने वाले, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के संबंध में, ठीक है, फिर से आ गई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसके संबंध में कह रहा है कथनों को विचार कीजिए। तो पहला जो कथन कह रहा है वह कह रहा है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की प्रमुख योजना है ये। तो ये हमने पीछे पढ़ा भी है और पीछे से प्रश्न भी किया है, तो ये कथन तो आपको सही लग रही होगी, तो इसको सही टिक करने में कोई दिक्कत नहीं है।
तो पहला जो ऑप्शन है, कथन है, वो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की प्रमुख योजना है, तो ये सही है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो 2.0 है, उसके कह रहा है कि गरीबी, उसका लक्ष्य क्या है, तो गरीबी रेखा से जो नीचे वाले परिवार है उसको कितना 50 मिलियन महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना है। ठीक है, 50 मिलियन का मतलब कितना हो गया, 5 करोड़, 1 मिलियन 10 लाख, तो 50 गुने 10 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना है। ठीक है, तो क्या ये डाटा सही है? ये डाटा मेरे ख्याल से गलत है। देख लेते हैं हम लोग इसका आंसर में। तो खाना पकाने के लिए जो है लकड़ी और कोयला, गोबर के उपले आदि ईंधनों का उपयोग करने वाले जो ग्रामीण और वंचित परिवारों को क्या करना है, एलपीजी जैसे स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने के लिए कौन सी, तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा एक योजना शुरू की गई। ठीक है, उस योजना का नाम क्या है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो पहला कथन तो सही था हमारा। जो पहली फेज आई थी इसकी, चरण 1 आई थी, तो पहले चरण में कितने, तो 50 मिलियन का लक्ष्य रखा गया था कि 50 मिलियन महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन दिया जाएगा जो बीपीएल परिवार के होंगे। ठीक है, ये पहले में ही था। अगस्त 2018 तक जो है 7 अन्य श्रेणियों को भी इसमें क्या कर दिया गया, दायरे में लाया गया, ऐड कर दिया गया। ठीक है, और जो अन्य श्रेणियाँ थे वो कौन कौन थे, तो SC ST थी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आने वाले जितने भी लाभार्थी हैं, ठीक है, ये लाभार्थी शब्द बड़े ही दिक्कत वाली है। ठीक है ना, वैसे तो प्रधानमंत्री और सरकार लाभार्थी शब्द यूज करते हैं पर करना नहीं चाहिए। ठीक है, अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थी वनवासी, सबसे बड़े वर्ग चाय बागान और द्वीप समूह के परिवार हैं। ठीक है, इन सबको ऐड किया गया है। उज्ज्वला योजना 2.0 का जो लक्ष्य था वो कितने, तो 10 मिलियन एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना था। ठीक है, तो दूसरा कथन हमारा क्या हो जाएगा, इसको कितने, तो 50 जिलों को कवर करना था और 21 लाख घरों तक पाइप से गैस पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, तो 2.0 की जो की पॉइंट्स है कितने मिलियन, तो 10 मिलियन। ठीक है, 10 मिलियन महिलाओं को कितना है, गैस कनेक्शन प्रदान करना है, याद रहेगा, 10 मिलियन मतलब 1 करोड़। ठीक, इसके बाद आते हैं इसका जो दूसरा है वो कितने जिलों में, तो 50 जिलों को कवर करना है कम से कम। ठीक है, तो 50 जिलों को कवर करना है, 10 मिलियन आपको कनेक्शन देना है, और कितने परिवार होने चाहिए, 21 लाख घर तक जो है पाइप से गैस पहुंचाने का लक्ष्य भी रखा गया है। ठीक है, और ये पाइप से गैस पहुंचाने का 50 जिला है। ठीक है ना, तो 50 जिलों में 21 लाख घर तक जो है पाइप से गैस पहुंचाने का लक्ष्य भी रखा गया है उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत। तो आते हैं फिर से एक बार ऑप्शन पे हम लोग, कथन पे। तो इस कथन में क्या कहा जा रहा है, इस कथन में कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री योजना 2.0 के तहत जो चरण का तहत जो है बीपीएल परिवार को कितना 50 मिलती है, तो पहले का ही योजना है ना, तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा इसमें। ठीक है ना, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, मैं यथासंभव बहुत ही ज़्यादा धीरे और इलेबोरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 4 पे। ठीक है, इसमें तो प्रश्न 4 दिया हुआ पर 65 नंबर प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रीय स्वच्छ मिशन जो है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला जो कथन दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि NMCG मतलब राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को राष्ट्रीय गंगा नदी कायाकल्प संरक्षण और प्रबंधन परिषद द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, जिसे राष्ट्रीय गंगा परिषद के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो एक राष्ट्रीय गंगा परिषद बनाई गई है और इसी के द्वारा इसका कार्यान्वित किया जाता है। ठीक है, दूसरे कथन को देख लेते हैं। कह रहे केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, ठीक है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो है वह राष्ट्रीय गंगा परिषद का अध्यक्ष होता है। ठीक, तो जरा हम लोग राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के बारे में पहले देख लेते हैं, फिर आते हैं कथन पर क्या सही होगा। तो 12 अगस्त 2011 को NMCG, ठीक है, नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत क्या किया, एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत कर दिया गया, सूचीबद्ध कर दिया गया उसको। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन राष्ट्रीय गंगा नदी के पुनरुद्धार संरक्षण और प्रबंधन परिषद बनाया गया एक, और उसके द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, और इसी को राष्ट्रीय गंगा परिषद भी कहा जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय गंगा नदी के पुनरुद्धार संरक्षण और प्रबंधन परिषद है उसका पूरा नाम, और इसे शॉर्ट में हम लोग कौन से नाम कहते हैं, तो राष्ट्रीय गंगा परिषद भी कहते हैं। ठीक है, इसकी संरचना देखते हैं। इस संरचना में क्या है कि गंगा नदी प्रदूषण की रोकथाम के लिए और नियंत्रण एवं उसके जो प्रदूषण है उसको कम करने के उपाय करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर 5 स्तरीय संरचना की कल्पना की गई। ठीक है, एक राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर कितने स्तर के, 5 स्तर की संरचना की कल्पना की गई है।
तो इसके भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय गंगा परिषद बनाया गया एक पहला स्तर, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो भारत के प्रधानमंत्री होंगे। माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो है, यानी कि जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की अध्यक्षता करेंगे, ठीक है। और उसके अध्यक्षता में क्या किया गया? एक सशक्त कार्यबल बनाया गया है, ETF, ठीक है। एम्पावर्ड टास्क फोर्स बनाया गया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री इसके अध्यक्षता करेंगे। किसके? तो गंगा नदी पर जो सशक्त कार्यबल बनाया गया है उसकी, ठीक है। अगली देखें तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन एक बनाया गया है, ठीक है। राज्य गंगा समिति बनाई गई है और राज्यों में गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदियों से सटे प्रत्येक निर्दिष्ट जिले में जिला गंगा समितियां बनाई गई हैं, ठीक है। तो सबसे नीचे से ऊपर की तरफ चले तो सबसे नीचे में जिला आ जाती है। तो जितनी भी गंगा नदी की सहायक नदियां हैं और जिन जिन जिलों में वो कनेक्टेड हैं, जहाँ से वो बहती है, जितनी उनकी जल अधिग्रहण क्षमता है, क्षेत्र हैं, उन जो जिले में आते हैं, तो वहाँ की एक जिला गंगा समितियाँ बनेगी। इसके ठीक ऊपर राज्य गंगा समिति बनेगी, ठीक है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, फिर उसके बाद स्टेट आती है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट, इसके बाद स्टेट आएगी, स्टेट समिति आएगी। फिर इसके बाद राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन बनाया गया है, ठीक है। इसके बाद जो हमारी मिनिस्ट्री है, मंत्री जी हैं, वह क्या होंगे? ETF बनाया गया है एक, ठीक है। और जल शक्ति मंत्री जो है उनके क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे। और सबसे ऊपर में हेड करेंगे कौन? तो PM करेंगे, प्रधानमंत्री करेंगे, ठीक है। तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 और 5। तो 5 स्तर की ये बनाई गई है। आई होप कि ये योजना जो है आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। दिमाग में क्लियर होना चाहिए, दिमाग से क्लियर मत कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहले कथन पे आते हैं फिर से हम लोग एक बार। अब पढ़ते हैं पहले सवाल को। कह रहा है कि NMCG को राष्ट्रीय गंगा नदी कायाकल्प संरक्षण और प्रबंधन परिषद, तो था ऐसा कुछ, ठीक है। तो कायाकल्प संरक्षण और प्रबंधन परिषद द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, ये सही बात है, जिसे राष्ट्रीय गंगा परिषद के रूप में भी जाना जाता है, तो ये सही बात है। दूसरा कथन क्या कर रहा है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री राष्ट्रीय गंगा परिषद का अध्यक्ष होगा। तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो है राष्ट्रीय गंगा परिषद का अध्यक्ष नहीं होता है, वो किसका अध्यक्ष होता है? तो ETF का अध्यक्ष होता है। और राष्ट्रीय गंगा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो हमारे PM साहब होते हैं, ठीक है। तो दूसरा कथन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें केवल एक उत्तर सही है। 65 हमारा हो गया। अब आते हैं हम लोग 66 नंबर पे, प्रधानमंत्री जनधन योजना, ठीक है। इसके संदर्भ में बात करनी है। तो पहला जो कथन इसमें कह रहा है कि इसमें केवल ग्रामीण क्षेत्र शामिल है और खाता खोलने वाले को स्वदेशी डेबिट कार्ड यानी कि रुपे कार्ड प्रदान किया जाता है। तो आधे कथन तो इसमें सही है कि इसमें स्वदेशी डेबिट कार्ड प्रदान किया जाता है, ठीक है। लेकिन आधे कथन जो पहला हाफ है वो कह रहा है केवल ग्रामीण क्षेत्र शामिल है। तो क्या ऐसा है कि प्रधानमंत्री जो जनधन योजना खोला गया था वो केवल ग्रामीण क्षेत्रों में खोला गया था? ऐसा नहीं है, ठीक है, शहरी क्षेत्रों में भी खोला गया था, ठीक है। एक बार ज़रा हम लोग इसका देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है वो 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया था और यह कमज़ोर एवं आर्थिक रूप से जितने भी वंचित वर्ग हैं उनको सस्ती वित्तीय सेवा प्रदान करने के लिए वित्त मंत्रालय के नेतृत्व में क्या किया गया था? विश्व स्तर पर सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहलों में से एक है। वित्तीय समावेशन क्या होती है? वित्तीय समावेशन होती है कि वो क्षेत्र जो आपकी बैंकिंग क्षेत्र से नहीं जुड़ी हुई है या फिर जिनका अर्थव्यवस्था में योगदान तो है पर वो काउंट नहीं किए जा रहे हैं, तो उन सबको क्या करना है? आपको डायरेक्ट अर्थव्यवस्था से जोड़ना है, ठीक है। उसको जोड़ने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले उनको बैंकिंग सुविधा मुहैया करानी होगी, क्योंकि बैंक से जुड़ेंगे तो आपके पास रिकॉर्ड आएंगे कि कितने लोग आपके सेवाओं का लाभ ले रहे हैं और कितनों बाकी हैं अभी, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं, वित्तीय समावेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो परियोजना है इसकी परिचय यदि देख ले तो इसमें प्रत्येक परिवार के लिए कम से कम एक बुनियादी बैंकिंग खाता होनी ही चाहिए। बुनियादी बैंकिंग खाता का मतलब जो बेसिक खाता होती है, सेविंग अकाउंट्स होती है, वो होनी ही चाहिए, ठीक है। और उससे संबंधित जो साक्षरता होते हैं, वित्तीय साक्षरता होता है कि बैंकिंग लेन देन, ठीक है, ऋण और बीमा पेंशन सुविधा, ये सब होनी ही चाहिए, ठीक है। इसमें बैंकिंग सुविधाओं तक क्या होनी चाहिए? सार्वभौमिक पहुंच होनी चाहिए, यानी कि यूनिवर्सल रीच, सबको पहुंचने का योग्यता क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना की विशेषता क्या थी? तो इसकी विशेषता क्या थी कि इसका उद्देश्य था कि जितने भी शाखा बैंकिंग है और बैंकिंग संवाददाता है, ठीक है, बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट्स है,
उनके माध्यम से बैंकिंग सेवा का विस्तार करना था। ठीक है, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र इसमें शामिल किए गए हैं। याद आया पहला कथन। ठीक है, तो इसमें सारे के सारे क्षेत्र शामिल थे यूनिवर्सली, कोई भी ऐसा क्या था, विभाजन नहीं था। ठीक है, खाता खोलने वालों को स्वदेशी डेबिट कार्ड मिलता था, और कौन सा डेबिट कार्ड, यानी जिसको हम लोग रुपे कार्ड बोलते हैं, वो मिला दिया जाता था। इन खाते में कोई न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, यदि इस योजना की उपलब्धि की बात कर लेते हैं तो उपलब्धि की बात में क्या, 50 करोड़ से अधिक लोगों का औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में शामिल किया गया। ठीक है, मतलब डायरेक्ट जो है आपको बैंकिंग क्षेत्र में आ गया, वो 50 करोड़ से ज़्यादा लोग खाता खोले हैं। ठीक है, इनमें लगभग 67% खाते जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए, और 33% जो है कितने, और अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए। ठीक है, सॉरी, 67% कितने, ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए खाते। ठीक है, ये डाटा है, आपसे डाटा कभी पूछने वाला नहीं है, जो कि फैक्ट्स है ना वही आते हैं। ठीक है, इसीलिए एक बार इसको हम पढ़ देते हैं ताकि एक बार रहे कुछ कि ऐसा कुछ था। इन खातों के लिए लगभग 34 करोड़ रुपए कार्ड के क्या किया गया था, जारी किया गया था। तो जितने कार्ड उतने खाते, है ना, और कोई भी जो है खाते नहीं भी लिए थे। 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी कवर प्रदान किया गया था इसमें। इसको जो है वह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रधानमंत्री जनधन योजना की सफलता को स्वीकार करते हुए क्या प्रमाणित किया गया, और क्या प्रमाणित किया गया इसमें कि वित्तीय समावेशन अभियान के हिस्से के रूप में एक सप्ताह में 1,96,103 बैंक खाते क्या किए, खोले गए एक सप्ताह के अंदर में। यह सफलता भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा हासिल की गई। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री जनधन योजना की क्या थी, एक शॉर्ट जानकारी थी। अब आते हैं हम लोग पहले प्रश्न पे। तो कह रहा है केवल ग्रामीण क्षेत्र, तो यहीं से हमको इसको काट देने हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में कह रहा है कि इसको सफलता को स्वीकार किया गया और प्रमाणित किया गया। वित्तीय समावेशन अभियान के हिस्से के रूप में एक सप्ताह में खोले गए अधिकांश बैंक खाते, देख रहे हैं ना, यहाँ भी आपको डाटा नहीं पूछने वाला, लेकिन एक सप्ताह में सबसे ज़्यादा खाता खोला गया और भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा यह हासिल किया गया रिकॉर्ड। तो ये कथन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो इसमें से कौन से कथन सही हैं, तो केवल 2 कथन सही है। ये इस तरह के 2 नहीं होने चाहिए, ये इस तरह के 2 होने चाहिए। ठीक है, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग 67 नंबर पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जो PMSY के संदर्भ में जो है बात करनी है कि, ठीक है, PMMSY, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो पहला कथन इसमें कह रहा है कि यह योजना कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। क्या ये सही है, यह योजना कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा सही की गई थी। दूसरा कथन देख लेते हैं पहले। कह रहा है PMMSY को वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 24-25 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया है। तो क्या कथन सही है? तो जरा अब हम लोग थोड़ा सा ओवरऑल देखते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, और मत्स्य संपदा मत्स्य से संबंधित एक मंत्रालय है हमारे पास। कौन सी मंत्रालय है? तो पशुपालन और मत्स्य मंत्रालय है, एक है ना, पशुपालन डेयरी मंत्रालय, इसमें मत्स्य पालन भी, मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय। तो कृषि कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की जाने की कोई तर्क यहाँ पे नहीं बैठते हैं, तो ये तर्क से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है, पर एक बार हम लोग पूरे योजना को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ताकि हमारा जो एक छाप बनी हुई है वो क्या हो जाए, रिकॉल हो जाए। इसमें यदि हम लोग देखें तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना किस मंत्रालय के तहत, तो प्रधानमंत्री मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय के तहत क्या किया गया है, लाया गया, शुरू किया गया। ठीक है, इस योजना को 2021 से 24-25 तक क्या करना है, 5 वर्ष की अवधि के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया है। तो पहला कथन तो हमारा गलत हो जा रहा है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय नहीं है ये कौन है, मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय है। ठीक है, दूसरे कथन की बात करें तो दूसरा कथन कह रहा है कि 2021 से कहाँ तक, 24-25 तक, तो 5 वर्ष हो रहे हैं इसमें, तो 5 वर्ष की अवधि के लिए सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में लागू किया गया है। तो ये कथन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो ध्यान रखना कि जो इस तरह के स्टेटमेंट्स होते हैं उनमें ध्यान रखना है कि देखिए काफ़ी नाम से ही क्या हो जा रहा है, स्पष्ट हो जा रहे हैं कि कौन किस मंत्रालय के तहत आता होगा। ठीक है, कुछ एक है जो इसमें क्या है, मंत्रालय का हेरफेर दिया गया है, पर उसको हमको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक ना, तो पहला कथन तो गलत हो जा रही है, दूसरा कथन सही है, तो केवल 2 इसका क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 68 नंबर पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला के तहत विद्या समीक्षा केंद्रों, ठीक है, राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला
एंड के तहत जो है विद्या समीक्षा केंद्रों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। इसमें कह रहा है कि इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो जरा हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला क्या है। ठीक है, इसके तहत जो है विद्या समीक्षा केंद्र बनाया जाता है और प्राथमिक उद्देश्य इसका क्या है कि अधिगम के परिणाम, अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, जो बच्चों की सीखने की क्षमता होती है। ठीक है, और बच्चे जो सीखते हैं उसको अधिगम कहा जाता है, लर्निंग। ठीक है, इसका इंग्लिश वर्ड होता है लर्निंग। तो लर्निंग से आप समझ जाए, तो इसका उद्देश्य है कि जो लर्निंग के रिजल्ट्स हैं, परिणाम हैं, उनमें क्या करना है, महत्वपूर्ण सुधार लाने के लिए डेटा और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना है। ठीक है, डेटा का मतलब हो गया कि आपको कोई चीज़ सिखाने हैं। जैसे देखिए कि यहाँ पे प्रधानमंत्री जनधन योजना से संबंधित आपको ज्ञान देनी थी। ठीक है, मुझे ज्ञान नहीं दे रहा था, आपको जानकारी देनी थी। ठीक है, वो थोड़ा नकारात्मक साउंड करता है। तो क्या किया गया है यहाँ पे आपको एक डेटा दिया गया है कि भाई एक सप्ताह में इतने बैंक खाते खोले गए हैं। ठीक है, और इनमें से इतने लाख रुपए की दुर्घटना बीमा की गई है, इतने करोड़ रुपए करोड़ जो है रुपए कार्ड जो है जारी किए गए हैं, और 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों की औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में शामिल किया गया है इस योजना के तहत। तो अभी आपके पास कुछ आंकड़े दिए जा रहे हैं। तो आंकड़े जब दिए जाते हैं ना, तो वो दिमाग में क्लिक करते हैं। तो आपके एग्जैक्ट आंकड़े आपको हो सके कि आपको याद ना हो रहे हैं, पर आपके दिमाग में ये क्लिक करा है कि भाई कम टाइम में बहुत ही ज़्यादा बैंक खाता खोला गया था, ऐसा हो सकता है, किया गया होगा। ठीक है ना, तो वो लर्निंग का प्रोसेस ना एक अलग तरीके से चलता है तब जब आंकड़ों को और टेक्नोलॉजी को आप क्या करते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, तो जैसे एक डायग्राम बना देते हैं, वेन डायग्राम बना देते हैं कि आपके पास कुछ आंकड़े हैं और आपको एक डायग्राम के तहत, टेक्नोलॉजी के तहत, 3D के तहत आपको उसको शो कर देते हैं, डिजिटली दिखा देते हैं। तो उससे क्या होगा, उससे बच्चों में समझ विकसित होगी और उसमें लर्निंग कैपेसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो उसी का लाभ उठाने के लिए राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला जो है वह के तहत, उसके तहत ये एक अम्ब्रेला मिशन है। उसी मिशन के तहत क्या किया गया, विद्या समीक्षा केंद्र खोला गया। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या है, जो सीखा जा रहा है उसके परिणाम को उसमें सुधार करना है। और सुधार किस आधार पर करना है, तो डेटा और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। ठीक है, इस पहल का लक्ष्य क्या है, देश भर में 15 लाख से अधिक स्कूलों, 96 लाख शिक्षकों और 26 करोड़ छात्रों के डेटा को कवर करना है। बड़े डेटा विश्लेषण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग करके यह तंत्र इस डेटा का सार्थक विश्लेषण करेगा। ठीक है, इसका लक्ष्य होगा कि शिक्षा प्रणाली की समग्र निगरानी को बढ़ाना है, जिससे अधिगम के परिणामों में सुधार हो सके। तो आपकी जो शिक्षा प्रणाली है उसमें क्या करना है, सुधार करना है। ठीक है, अधिगम के परिणामों में सुधार के लिए डेटा और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना विद्या समीक्षा केंद्रों के केंद्रीय उद्देश्य को सटीक रूप से दर्शाता है। यह अधिगम के परिणामों की बेहतरी हेतु शैक्षिक डेटा का विश्लेषण करने के लिए क्या करता है, तो उन्नत प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर प्रकाश डालता है। ठीक है, कि मतलब सरकार के पास यदि डेटा होंगे कि कितने % विद्यार्थी हमारे सीख रहे हैं और कितने % नहीं सीख रहे हैं, तो टीचर्स को उस हिसाब से ट्रेनिंग दिया जाएंगे और बच्चों को उस हिसाब से पढ़ाई जो है, सीखने की जो क्षमता है उसको क्या किया जाएगा, उपलब्ध कराया जाएगा। तो जहाँ पे दिक्कत होगी उसको उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये इसका कुल मोटा मोटी क्या होगी, लक्ष्य हो गया। तो पहले देख सकते हैं इसका पहला, इसमें जो लक्ष्य दिया हुआ है, उद्देश्य दिया गया है, उसको जरा पढ़ते हैं ए नंबर को। तो कह रहे छात्रों को ऑन डिमांड शिक्षण सामग्री प्रदान करना। तो ये तो इसका लक्ष्य नहीं है, तो इसको काटते जाएंगे। ठीक है ना, देखिए कभी कभी चुनने का अर्थ होता है कि क्या नहीं चुनना है हमको। तो पहले हम लोग क्या नहीं चुनना है ना उसको छांट लेते हैं कि भाई क्या नहीं हो सकता, उसको हटाते हैं ताकि हमें चुनने में क्या हो, सहूलियत हो, कम ऑप्शन मिले। अब हमारे पास 3 बचे हैं। तो अधिगम परिणामों में सुधार के लिए डेटा और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना है, तो इसको रहने देते हैं, इसको अभी जो है कुछ नहीं करते हैं। सी नंबर देख लेते हैं। ठीक है, शिक्षकों को पाठ योजनाओं के लिए ऑनलाइन सहायता प्रदान करना। तो ऐसा तो कुछ नहीं है इस योजना के तहत कि भाई आपको जो है ऑनलाइन जो है वीडियो लेक्चर उपलब्ध कराए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है इस योजना के तहत, है ना। डी नंबर में देख लेते हैं। तो कह रहा है कि उच्च शिक्षा के लिए छात्रों के पारगमन को ट्रैक करना है। ठीक है, पारगमन का मतलब होता है कि भाई हायर एजुकेशन के लिए आप इस शहर से उस शहर जा रहे हैं या इस गांव से अगले शहर जा रहे हैं, उसको ट्रैक पर करना कि कहाँ से बच्चे किधर माइग्रेंट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये भी इस योजना का नहीं है। ठीक है, इसमें यह है कि आपने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा, इसका डेटा कलेक्ट करना है। ठीक है, तो इसलिए लिहाज से आपका उत्तर बी ही सही है। ठीक है, आई होप कि इसमें बहुत ज़्यादा नहीं हुआ होगा। ठीक है ना, चलिए 69 नंबर पे बात करते हैं हम लोग। अभी बहुत सारे प्रश्न हैं बचे हुए। ठीक है, तो बने रहिए, और आपको यदि अच्छा लग रहा हो, आपके इन्फॉर्मेटिव लग रहा होगा वीडियो, तो आप कृपया इसको सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। ठीक है ना, आपके लिए दिन ब दिन हम जो है बहुत मेहनत करके जो है कंटेंट बनाते हैं, और उनको व्याख्या करने के लिए हमको काफ़ी ज़्यादा जो है मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो इनको शेयर कीजिए
प्लीज़ 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 शेयर कीजिए, ठीक है। 69 नंबर की बात करें तो कह रहा है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब आ गया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में हमको बात करनी, ठीक है। पहला कथन कह रहा है इसमें कि इसे सितंबर 2022 में लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया? तो सितंबर 2022 में लॉन्च किया गया था, और यह प्रमुख आयुष्मान भारत योजना के अनुरूप भारत के डिजिटल स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए क्या है? राष्ट्रीय पहल, ठीक है। तो इस कथन को हम लोग सही गलत करने से पहले दूसरे कथन पे आते हैं। कह रहे वर्ष 2023 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण जो NHA है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन को तेजी से ट्रैक करने के लिए 100 माइक्रोसाइट्स पहल की शुरुआत की है, जिसमें केरल ने उद्घाटन परिचालन ABDM माइक्रोसाइट की स्थापना करके अग्रणी भूमिका निभाई है। तो अब इसमें हमको चुनना क्या है? चुनना है गलत कथन कौन से हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला कह रहा है कि सितंबर 2022 में इस योजना को लॉन्च किया गया था, आयुष्मान डिजिटल भारत, ठीक है। आयुष्मान भारत नहीं है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है ये, ठीक है। तो ये कथन तो सही है, ठीक है। वर्ष 2023 में कह रहा है कि स्वास्थ्य प्राधिकरण ने क्या किया? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान भारत जो डिजिटल मिशन है उसके तहत इस जो कार्य किया जा रहा है उसको ट्रैक करने के लिए, तेज़ी से ट्रैक करने के लिए 100 माइक्रोसाइट्स उसकी शुरुआत की, ठीक है। तो ये कथन भी सही है, और केरल इसमें अग्रणी भूमिका निभाता है 100 माइक्रोसाइट्स पहल में, ठीक है। तो कौन से कथन गलत है? तो कोई भी कथन गलत नहीं है, तो डी उत्तर हो जाने चाहिए ना, डी उत्तर हो जाएंगे इसमें, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि एक पहल है, इसका उद्देश्य क्या है कि डिजिटल स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को विकसित करना है, और 2021 में लॉन्च किया गया था इसे, ठीक है, ABDM को। आयुष्मान भारत भारत की एक प्रमुख योजना है जिसे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के दृष्टिकोण से प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जो 2017 में बनी थी उसकी सिफारिश के अनुसार लॉन्च किया गया, ठीक है। तो यहाँ एक मिसिंग है, इसमें कह रहा है कि इसे सितंबर 2022 में लॉन्च किया गया था, जो कि गलत है, ठीक है। तो ये कथन गलत हो जाएगी, ठीक है ना। सितंबर 2022 में लॉन्च नहीं किया गया था, सितंबर 2021 में लॉन्च किया गया था इसको, यहाँ 2021 दिया हुआ है, और ये सही भी है, ठीक है। तो इसका जो उत्तर होगा ये उत्तर गलत है, इसमें इसका उत्तर केवल एक हो जाएगा। कौन से कथन सही नहीं है? तो केवल एक से इसमें सही नहीं है, दूसरे कथन सही है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है ना। ये छोटे छोटे जो की पॉइंट्स होते हैं ना, यही प्रश्नों को क्या करते हैं? गलत करवा देते हैं। तो इसको ध्यान रखना है एक बार, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें थोड़ा सा एक और देख लेते हैं कि 100 माइक्रोसाइट्स परियोजना का अनावरण किया गया, जिसका उद्देश्य क्या था कि पूरे भारत में आयुष्मान भारत जो डिजिटल मिशन है उसको अपनाने में क्या किया जाए? तेजी लाया जाए। मिजोरम ने अपनी राजधानी आइजोल में ABDM माइक्रोसाइट संचालित करने वाला पहला राज्य बनकर एक उल्लेखनीय उपलब्धि क्या की है? हासिल की है, ठीक है। सत्तर नंबर में आते हैं। कह रहे भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, भारत NCAP चल रहा है अभी, भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम के संबंध में विचार करना। पहला कथन कह रहा है कि यह एक अनिवार्य कार्यक्रम है जिसके लिए सभी यात्री वाहनों को क्रैश प्रशिक्षण प्रक्रियाओं से गुजरना होगा और सुरक्षा रेटिंग प्राप्त करना होगा, ठीक है। दूसरे कथन पे बात करते हैं। कह रहे 3 मापदंड इसके आधार पर रखा गया है, ठीक है, जो वाहनों का मूल्यांकन करेगा। वयस्क यात्रियों की सुरक्षा, छोटे बच्चों की सुरक्षा और सुरक्षा में सहायक प्रौद्योगिकी, ठीक है, कि उस गाड़ी में वयस्क नागरिक कितने सुरक्षित हैं, यात्री कितने सुरक्षित हैं, और छोटे बच्चे उसमें कितने सुरक्षित है, और जो सुरक्षा में कुछ ऐसी होती है तो उसमें क्या क्या टेक्नोलॉजीज प्रौद्योगिकी है वो इस्तेमाल की गई हैं। तीसरा जो है यह उन यात्री वाहनों पर लागू होता है जिनमें चालक की सीट के अलावा 9 से अधिक सीटें नहीं होती हैं और वाहन का कुल वजन 4 टन से अधिक नहीं होगी। 4 टन मतलब 4000 किलोग्राम से अधिक नहीं हो, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो पहले हम लोग इस प्रोग्राम को देख लेते हैं कि हमारा भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम है क्या। इसके तहत कहा गया है कि विशेष रूप से यात्रियों द्वारा जो उपयोग में लाई जाने वाली कारें हैं उनको दुर्घटना से बचाने के लिए उनका सख्त नियमों को पालन करने के तहत क्या किया जाएगा? क्रैश टेस्ट से गुजारा जाएगा, ठीक है। और इससे जल्द ही प्रकाशित होने वाले ऑटोमोटिव उद्योग मानक 197 से निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार उनके प्रदर्शन के आधार पर उन्हें 5 स्टार तक की सुरक्षा रेटिंग दी जाएगी, ठीक है।
जो उद्योग मानक 197 है उसके तहत क्या किया जाएगा, उनको सुरक्षा रेटिंग जो है वह 5 स्टार तक दी जाएगी। इसमें है क्या, तो यह कार्यक्रम चलाया गया है, एक कार्यक्रम है और उन यात्री वाहनों पर लागू होगा जिनमें 8 या 8 से अधिक सीट नहीं होती। ठीक है, कितने, तो 8, अधिकतम कितने, 8 सीट होगी, मतलब 8 सीटर या उससे कम की जो कार होती है उस पर यह क्या किया जाएगा, ये नियम लागू की जाएगी। और उसका कुल वजन कितना होना चाहिए, तो 3.5 टन यानी कि 3500 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, यह जो प्रशिक्षण प्रक्रिया है इसमें फ्रंटल ऑफसेट टेस्ट किया जाएगा, साइड इम्पैक्ट टेस्ट किया जाएगा और पोल साइड इम्पैक्ट टेस्ट किया जाएगा। इसका मतलब हो गया कि हमारे पास 2 कार हैं। ठीक है, ये कार तो कहीं से लग नहीं रहा है, ये मान लीजिए गाड़ी है और ये एक गाड़ी है। ठीक है, तो इनका ये फ्रंटल हो गया, यहाँ से आपको टकरा करके देखा जाएगा कि भाई यहाँ से क्या दिक्कत होती है, यहाँ से टकराने पर, ये फ्रंटल ऑफसेट टेस्ट हो गया। इसके बाद साइड इम्पैक्ट हो गया कि दोनों साइड में जो है टकरा करके देखा जाएगा, यदि रगड़ा लगती है गाड़ी में अगल बगल, यदि व्हीकल यदि अगल बगल से क्या करती है, रगड़ खाती है, तब क्या होता है। और मान लीजिए कहीं कोई पिलर रखा हुआ है और उस पिलर में कोई आकर के ठोक देता है, ठीक है, तो पोल साइड इम्पैक्ट जो होता है वो, तो उससे क्या क्या सुविधा है। तो ये 3 टेस्ट जो है किए जाएंगे। ठीक है, और इस पर जो है यह रेटिंग उपभोक्ताओं को वाहन के क्रैश टेस्ट सुरक्षा मानकों की स्पष्ट जानकारी प्रदान करेगा। ठीक है ना। वैसे तो एनकैप क्या है कि भारत के तहत टेस्टिंग कराना अनिवार्य नहीं है, लेकिन यह विनिर्माताओं को अपने वाहनों को परीक्षण के लिए नामांकित करने हेतु प्रोत्साहित करता है, ताकि क्या क्या भारतीय बाजार में सुरक्षित कारों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, तो ये अनिवार्य नहीं है, इतना याद रखना कि ये अनिवार्य नहीं है। यदि परीक्षण पैरामीटर देखा जाए तो इसमें 3 आधार हैं कि जो वयस्क यात्रियों की सुरक्षा है वो है, बच्चों की सुरक्षा है और सुरक्षा में सहायक प्रौद्योगिकी है वो है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से हम लोग प्रश्न पे चलते हैं, और प्रश्न में कह रहा है कि इसमें कौन कौन से कथन सही है उसके ऊपर विचार करना है ना, सही कथन चुनने हैं। तो पहला कथन कह रहा है कि यह एक अनिवार्य कार्यक्रम है, तो यह तो यहाँ गलत हो जाएगा, यह अनिवार्य कार्यक्रम नहीं है। ठीक है, ठीक है, आगे पढ़ने की तो जरूरत नहीं, आगे वैसे सही लिखा हुआ कि क्रैश प्रशिक्षण प्रक्रिया से गुजरना और सुरक्षा रेटिंग प्राप्त करना है, तो आवश्यक नहीं है, इसीलिए ये नहीं। ठीक है, दूसरे कथन पे आते हैं, तो इसमें कह रहा है कि 3 मानदंडों या मापदंडों के आधार पर वाहनों का मूल्यांकन करता है, वयस्क यात्रियों की सुरक्षा, छोटे बच्चों की सुरक्षा और सुरक्षा में सहायक प्रौद्योगिकी। तो ये 3 मानदंड है। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि कितने उन यात्री वाहनों पर लागू होगा जिसमें चालक की सीट के अलावा कितने हैं, 9 से अधिक सीटें होती हैं, तो ये गलत हो जाएगी, चालक की सीट के अलावा 8 ही होनी चाहिए। ठीक है, कुल वजन भी यहाँ पे 3.5 टन होना चाहिए। तो ये कथन, तो 2 कथन इसमें गलत हो गया, 1 और 3, और 1 कथन सही है, तो केवल 1 कथन इसमें सही। ठीक है ना। चलिए 70 नंबर पे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। इसमें कह रहा है कि मिशन अमृत सरोवर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा मिशन, तो अमृत सरोवर। अरे यार, चलिए तो 71 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि मिशन अमृत सरोवर के संबंध में विचार करना। पहला कथन कह रहा है कि मिशन अमृत सरोवर को विश्व जल दिवस समारोह के हिस्से के रूप में मार्च 2023 में लॉन्च किया गया। ठीक है, दूसरा कथन कह रहा है कि भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोग और भू सूचना विज्ञान संस्थान को मिशन अमृत सरोवर के लिए तकनीकी भागीदार के रूप में नियुक्त किया गया है। तीसरा कथन कह रहा है कि मिशन का लक्ष्य जल परिदृश्य को बदलना, आजीविका में सुधार करना और आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। ठीक है, तो कितने कथन सही हैं, तो ज़रा हम लोग देख लेते हैं कि मिशन अमृत सरोवर क्या है पहले, फिर उसके बाद हम फिर से सवाल पर आएंगे। तो 24 अप्रैल 2022 को स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। ठीक है, समारोह के हिस्से के रूप में मिशन अमृत सरोवर का लॉन्च किया गया। ठीक है, भास्कराचार्य अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोग और भू सूचना संस्थान को इस मिशन की तकनीकी भागीदार बनाया गया है। ठीक है, तकनीकी भागीदार किसको बनाया गया है, तो विसैग को भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना विज्ञान संस्थान को बनाया गया है।
यह जो है विशाग एन 1860 के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत क्या किया है, इसको रजिस्ट्री कराया गया है, पंजीकृत कराया गया है और ये एक स्वायत्त वैज्ञानिक संस्थान बनाया गया है। ठीक है, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह सरकारी एजेंसियों, तकनीकी भागीदारों और स्थानीय लोगों के बीच सहयोग इस मिशन की पहचान है जो जल सुरक्षा के बहुमुखी दृष्टिकोण पर बल देता है। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? इस मिशन का उद्देश्य है कि जल के जो आसपास के प्राकृतिक परिवेश है उसको बदला जाए और आजीविका में सुधार करना है। ठीक है, जो भावी पीढ़ी है उनके लिए जल आपूर्ति को सुनिश्चित करना है। तो एक बार फिर से आते हैं हम लोग 71 नंबर पे और इसको देखते हैं। तो कह रहा है मिशन अमृत सरोवर को विश्व जल दिवस समारोह के हिस्से के रूप में मार्च 23 में लॉन्च किया गया। तो ये गलत है, ये 24 अप्रैल 2022 को लॉन्च किया गया। ठीक है, जब हम लोग 75वें वर्षगांठ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे, तब लॉन्च किया गया मिशन अमृत सरोवर को। ठीक है, इसको ये दोनों कथन तो सही होंगे। भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना संस्थान को इसको क्या दिया गया है, तकनीकी भागीदार के रूप में दिया गया है, नियुक्त किया गया। और इसका जो लक्ष्य है वो क्या है, तो जल भू परिदृश्य जो है उसको बदलना है, आजीविका में सुधार करना है और जो आने वाली हमारी पीढ़ियाँ हैं उनके लिए जल को सुनिश्चित करना है। तो ये कथन, दो कथन सही हैं, तो इसमें दो सही हैं। 72 पे बात करते हैं पीएम ई बस सेवा योजना के संबंध में। ठीक है, तो इस योजना के तहत सिटी बस संचालन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो पीपीपी मॉडल पर चलाया जा रहा है वो उसका किया जाएगा। ठीक है, जो सिटी का बस संचालन है वो पीपीपी मॉडल पर किया जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इसमें कि राज्य बस सेवाओं के संचालन तथा बस ऑपरेटरों को भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होंगे। ठीक है, राज्य बस सेवाओं के संचालन और बस ऑपरेटरों को भुगतान करने के लिए क्या होंगे, जिम्मेदार होंगे। इसका कौन करेगा भुगतान, तो राज्य करेगा। कह रहे कि इन बस संचालनों को केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी प्रावधान के माध्यम से समर्थन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो कौन से कथन इसमें सही नहीं है, तो गलत कथन को इसमें से चुनना है। ठीक है, तो गलत कथन को चुनेंगे तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, देखते हैं फिर से हम लोग जरा एक बार पीएम ई बस सेवा को देख लेते हैं। तो पीएम ई बस सेवा के योजना के अंतर्गत जो है इसमें बस संचालन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत लाया जा रहा है। ठीक है, इसमें राज्य या शहर की जितनी भी बस संचालन है, सेवाएं हैं, उनकी संचालन जो ऑपरेटिंग जिम्मेदारी होगी और बस ऑपरेटर को जो भुगतान करने की जिम्मेदारी होगी वो किसकी होगी, तो राज्य की होगी। केंद्र सरकार इसमें क्या करेगा, तो प्रस्तावित योजना में निर्दिष्ट सीमा तक सब्सिडी प्रदान किया जाएगा। ठीक है, और बस संचालन का समर्थन करेगी। तो केंद्र सरकार का भी इसमें भागीदार होगा और केंद्र सरकार इसमें क्या करेगी, सब्सिडी देगी। ठीक है, तो पहला जो कथन है कि इस योजना के तहत सिटी बस संचालन किसके, तो पीपीपी मॉडल पे किया जाएगा, तो ये कथन सही। दूसरा कह रहा है कि राज्य बस सेवा के संचालन, राज्य जो है वह बस सेवा के संचालन और बस ऑपरेटर को भुगतान के लिए जिम्मेदार होंगे, तो ये कथन भी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। एक सेकेंड, ठीक है, हाँ सही है, तो ये कथन भी सही होंगे। इन बस संचालनों को केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी के प्रावधान से समर्थन कह रहा है कि नहीं दिया जाएगा, तो ये गलत है, प्रावधान किया जाएगा। ठीक है ना, तो कह रहा है कितने कथन सही नहीं है, तो एक कथन इसमें से सही नहीं है। ठीक है, तो ये जो होगा इसका आंसर होगा और एक कथन इसमें सही नहीं है। 73 की बात करते हैं, पीएम गति शक्ति है ना, राष्ट्रीय मास्टर प्लान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो इसमें कथन है, कह रहा है कि यह विशेष रूप से औद्योगिक गलियारों की प्रगति पर केंद्रित है। तो पीएम जो गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान योजना है, इसमें कह रहा है कि यह विशेष रूप से औद्योगिक गलियारों की प्रगति पर केंद्रित है। इतना ठीक है। दूसरे कथन पे आते हैं, इसमें कह रहा है कि इसका डिजिटल प्लेटफॉर्म बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए एकीकृत मंच प्रदान करता है। ठीक है, तीसरे कथन पे आते हैं, कह रहे इस योजना का उद्देश्य कार्गो क्षमता में वृद्धि और टर्न अराउंड समय को कम करके बंदरगाह व्यापार में वृद्धि करना है। ठीक है, तो तीनों कथन देख लिए। अब हम जरा पीएम की गति शक्ति योजना देख लेते हैं, इसकी क्या है। तो कह रहे ज़मीनी स्तर पर काम में तेज़ी लाने, लागत में कटौती करने और रोजगार सृजन केंद्रित करने पर केंद्रित होगा। तो इसके तहत पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान, राष्ट्रीय मास्टर प्लान योजना बनाई गई है और इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, वो बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को एकीकृत योजना का निर्माण करना, कार्यान्वयन सुनिश्चित करना। ठीक है, दूसरा जो इसमें है वह कह रहा है कि यह औद्योगिक और रक्षा दोनों गलियारों की प्रगति पर केंद्रित है, सिर्फ औद्योगिक नहीं। तो इंडस्ट्रियल और डिफेंस दोनों गलियारों की प्रगति पर केंद्रित है।
इस योजना में कब, तो 2019 में शुरू की गई क्या, तो राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन को शामिल किया गया है। ठीक है। इसकी डिजिटल प्लेटफॉर्म बुनियादी ढांचा जो है वह परियोजनाओं की योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए एकीकृत मंच प्रदान करता है। ठीक है। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है और इसके बुनियादी परियोजना के जितने भी वहाँ पे क्या हो रही है उसके लिए वहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा। ठीक है। इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो कार्गो क्षमता जो है वो बढ़ाना है। ठीक है। इससे क्या होगा, तो टर्न अराउंड समय को जो है वो कम करके बंदरगाह का जो व्यापार है उसमें क्या होगा, वृद्धि होगा। जो पोर्ट्स आते हैं, पोर्ट्स पर जो जहाज़ आती है, कार्गो शिप्स आती हैं, उनमें क्या होता है कि अभी वहाँ पे स्टोरेज करना होता है और फिर यहाँ लाना होता है। तो अब क्या होगा कि उसको मूवेबल फास्ट करने के लिए जो डायरेक्ट कंटेनर को क्या किया जा सके, वहाँ तक लोड किया जा सके। ठीक है। तो पोर्ट पे जो है वह टाइम कम लगेगा। इससे क्या होगा कि हमारी जो टर्न अराउंड समय है उसको कम करके जो है व्यापार में वृद्धि होगा। तो फिर से आते हैं एक बार, तो करें इस योजना का उद्देश्य क्या है, तीसरा कथन कि कार्गो क्षमता में वृद्धि करना, ये सही है, और टर्न अराउंड समय को कम करना है, तो ये कथन सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है इसका, कह रहा है कि इसका डिजिटल प्लेटफॉर्म बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए एकीकृत मंच प्रदान करता है, तो ये कथन भी सही है। पहला इसमें कह रहा है कि इसको औद्योगिक गलियारों की प्रगति पर केंद्रित है, तो ये कथन आधे सही है। ठीक है। औद्योगिक गलियारे के साथ इसमें कौन से, तो रक्षा गलियारे भी शामिल किया जा रहा है, तो ये कथन गलत हो जाएंगे। तो क्या चुनने हैं हमको, चुनने हैं जो गलत है। ठीक है। तो एक कथन इसमें गलत मिल गया हमको। 74 की बात कर लेते हैं अब। तो 74 में कह रहा है कि संकल्प एवं स्ट्रैब निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, शिक्षा एवं उद्योग हेतु कौशल संवर्धन योजना। ठीक है। दूसरा बी में कह रहा है कि आयकर विभाग द्वारा जागरूकता अभियान, और सी में कह रहा है पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विकास परियोजना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संकल्प और स्ट्रैब क्या है वो देख लेते हैं हम लोग पहले। ये दोनों क्या है, कौशल अंतर को दूर करने, कार्यबल उत्पादकता को बढ़ाने, उद्योग की जरूरतों के साथ कौशल विकास को जोड़कर सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के भारत के प्रयासों का अभिन्न अंग है। ठीक है। संकल्प का तात्पर्य क्या है, आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान का जागरूकता से है। ठीक है ना। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप तो MSDE के तहत जो है एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य क्या है, व्यक्तियों की मांग संचालित और परिणाम उन्मुख कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। यह कार्यक्रम कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं की रोजगार क्षमता और आजीविका को संभालने को बढ़ाने पर केंद्रित है। संकल्प कौशल प्रशिक्षण को उद्योगों की आवश्यकताओं और श्रम बाजार की मांग के लिए संरक्षित करना है, तो ये ऐसा कुछ है। स्ट्रैब में देख लेते हैं। स्ट्रैब का तात्पर्य क्या है कि औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण। ठीक है। तो इसका लक्ष्य जो है वो प्रशिक्षण संस्थानों की क्षमताओं को बढ़ाना है और उद्यमिता को बढ़ावा देना और कौशल विकास और रोजगार के बीच के संबंध को मजबूत करना है। ठीक है। तो इसका मोटा मोटी हम समझ लेते हैं ये। ठीक है ना, ये शब्दों से संबंधित चीज़ें हैं। तो कह रहा है कि तो संकल्प और स्ट्रैब ये दोनों शब्द है वो किससे संबंधित है, शिक्षा एवं उद्योग के कौशल संवर्धन से योजना से संबंधित है। तो इतना याद रह जाएगा, काफ़ी है। ठीक है। 75 की बात कर लेते हैं अब। राष्ट्रीय गोकुल मिशन। ठीक है, याद आया कुछ, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस योजना का नोडल मंत्रालय कह रहा है कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है, और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि यह योजना 2021 से 2026 तक छत्र योजना राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना के तहत जारी है। ठीक है। तो कौन से कथन सही है, तो कह रहा है कि इस योजना का नोडल मंत्रालय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय होगा, नहीं होगा, राष्ट्रीय गोकुल मिशन है तो डेयरी और उद्योग पशुधन मंत्रालय होना चाहिए इसका। तो पहला कथन तो गलत हो गया ना। दूसरा कथन कह रहा है कि यह योजना 2021 से 2026 तक छत्र योजना राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना के तहत जारी की गई है, तो ये कथन सही है। ठीक है। तो केवल 2 आंसर होगा। तो दिसंबर 2014 से स्वदेशी गोजातीय नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए इस योजना को लागू किया गया है। किसको, राष्ट्रीय गोकुल मिशन को। इस योजना का तहत 2400 करोड़ रुपये का बजट परिव्यय किया गया है। 2021 से 2026 तक जो है छत्र योजना राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना के तहत भी जारी है। ठीक है। नोडल मंत्रालय इसके कौन है, तो मत्स्य पालन, पशुधन पालन और डेयरी मंत्रालय है। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है कि गोवंश की उत्पादकता बढ़ाना और दूध उत्पादन को अस्थायी तरीके से बढ़ाना। प्रजनन उद्देश्यों के लिए इसका क्या है कि उच्च आनुवांशिकता की सांडों का उपयोग करना। ठीक है। प्रजनन नेटवर्क को मजबूत करने और किसानों के दरवाजे पर कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं की डिलीवरी के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान कवरेज को बढ़ाना है। वैज्ञानिक और समग्र तरीके से स्वदेशी गाय और भैंस पालन के संरक्षण को बढ़ावा देना है। ठीक है ना। 76 की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि अटल भूजल योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है।
तो पहला कथन कह रहा है कि यह अस्थायी भूजल प्रबंधन की सुविधा के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है। तो पहले तो कह रहा है कि यह अस्थायी भूजल प्रबंधन की सुविधा के लिए क्या किया गया है, कौन सी, तो केंद्र प्रायोजित योजना है। दूसरा कथन कह रहा है कि इस योजना को भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित किया जा रहा है। ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इसे भारत के सभी राज्यों में जल संकटग्रस्त ग्राम पंचायतों के लिए में लागू किया जा रहा है। कह रहा है इसमें कितने कथन सही हैं, तो अटल भूजल योजना इन सब में से किसी से भी संबंधित नहीं है। ठीक है, तीनों के तीनों ही कथन गलत हैं। क्यों गलत हैं, आइए देखते हैं। तो अटल भूजल योजना 600 करोड़ रुपये से परिव्यय के साथ शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य क्या था, तो ये केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है। और पहला कथन में क्या कहा जा रहा है कि केंद्र की प्रायोजित योजना है, तो ये तो गलत होगी। केंद्रीय क्षेत्र योजना और केंद्रीय प्रायोजित योजना में अंतर अब तक आपको स्पष्ट हो गई होंगी। इनमें से 300 करोड़ रुपये विश्व बैंक से लिया गया है, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक से लिया जा रहा है। ठीक है, वित्त पोषित किया जा रहा है, तो ये कथन गलत हो गई। कहाँ से लिया जा रहा है, तो वर्ल्ड बैंक से लिया जा रहा है। ठीक है। अटल भूजल योजना का उद्देश्य क्या है, सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से देश के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में भूजल प्रबंधन में सुधार करना है। यह योजना क्या करेगा, तो जागरूकता फैलाएगा, क्षमता निर्माण करेगा और विभिन्न योजनाओं के साथ तालमेल और बेहतर कृषि पद्धतियों पर कार्य करेगा। ठीक है। इस योजना में जो है वह कौन कौन से क्षेत्र शामिल है, तो हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की कितनी, तो 8,220 जल संकटग्रस्त ग्राम पंचायत से योजना की शुरुआत की जा रही है। पर यहाँ तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि इसे भारत के सभी राज्यों में, तो गलत हो गया। ठीक है, तो सभी राज्यों में लागू नहीं किया जा रहा है शुरुआती फेज में। कितने राज्यों में, तो केवल हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक 3 हो गए, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान कितने हो गए, 6, और उत्तर प्रदेश 7। तो केवल 7 राज्यों में इसको अभी लागू किया जा रहा है। ठीक है। और ये 8,220 याद रखने की जरूरत नहीं है, ये डाटा आपसे पूछने वाला नहीं है। ठीक है। तो करीब 8,000 याद रखना है कि 8,000 से अधिक जो जल संकटग्रस्त ग्राम पंचायत है उनमें ये योजना शुरू की जा रही है। 77 पे बात कर लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2023 में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना को प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के रूप में फिर से लॉन्च किया गया। ठीक है। जो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना चल रही थी उसको क्या कर दिया गया, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान योजना नाम बदल के कर दिया गया। उसको जो RUSA था उसको क्या कर दिया है, PM उषा योजना कर दिया गया है। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि PM उषा एक केंद्र प्रायोजित योजना है। ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि ये किस तरह की योजना है, तो केंद्र प्रायोजित योजना है। जरा देख लेते हैं हम लोग PM उषा के बारे में। ठीक है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आलोक में जो है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को जून 2023 में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान PM उषा के रूप में फिर से क्या कर दिया गया है, लॉन्च कर दिया गया है। जो RUSA था उस वो क्या था, एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में अक्टूबर 2013 में शुरू की गई थी, जिसका लक्ष्य क्या था कि पूरे देश में उच्च शिक्षा संस्थानों को रणनीतिक वित्त पोषण प्रदान करना था। ठीक है। तो ये क्या है, केंद्र प्रायोजित योजना है, सही है, और इसका नाम बदल दिया गया, तो दोनों कथन सही हो गए। ठीक। 78 पे बात करते हैं। 78 पे देखते हैं। तो कह रहा है कि अपस्फीति का तात्पर्य अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के समग्र मूल्य स्तर में निरंतर और सामान्य कमी से है। अपस्फीति का तात्पर्य कह रहा है कि अपस्फीति जो है वो अर्थव्यवस्था में क्या है कि वस्तु और सेवाओं का मूल्य जो है क्या होगा, निरंतर कमी होगा, उससे है। ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि अपस्फीति के दौरान जो है उपभोक्ताओं को समय के साथ समान राशि से कम सामान और सेवाएं खरीदनी पड़ती हैं। ठीक है। अब जरा हम लोग देखते हैं कि अपस्फीति क्या होता है। ठीक है। फिर आते हैं प्रश्न पे। तो अपस्फीति क्या है कि मुद्रास्फीति के विपरीत है। ठीक है। तो मुद्रास्फीति में क्या होता है कि वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है और निरंतर रूप से बढ़ता है। ठीक है। जब लगातार 3 महीने लगातार यदि मूल्य वृद्धि लागू रहे तो हम कहते हैं कि मुद्रास्फीति है है। ठीक है। और यदि उतना कम हो जाए मूल्य, वस्तुओं का जो मूल्य जो है वो कम हो जाए, तो हम लोग क्या कहते हैं, मूल्य यदि गिर जाता है तो हम लोग कहते हैं ये अपस्फीति है। ठीक है। क्या हो जाएगा, ये अपस्फीति हो जाएगा, सॉरी। ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग
तो पहला कथन क्या कह रहा है? पहला कथन कह रहा है कि अपस्फीति का तात्पर्य क्या है? तो अपस्फीति का तात्पर्य है कि अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के समग्र मूल्य का स्तर में जो है, मूल्य स्तर में, ठीक है, मूल्य में नहीं, मूल्य स्तर में, मूल्य स्तर से संबंधित है कि आप मान लीजिए कि ये 2023 है, 2024 है, ठीक है। यदि मई महीने चल रहे हैं, ये जून चलने लगे हैं अब, तो ये जून है 23 का और ये जून है 24 का। तो यहाँ मान लीजिए किसी भी चीज़ का मूल्य यदि 10 रुपये था, ठीक है, और यहाँ पे यदि 10 उस वस्तु का मूल्य कितने हैं, 8 रुपये है, तो ये क्या हो गया, मूल्य में कमी हो गई, ठीक है। तो ये मूल्य स्तर में कमी हो गई है ना, ये मूल्य स्तर में क्या हो गया, कमी हो गया, किसके सापेक्ष में? तो ठीक इसी महीने के पिछले वर्ष के सापेक्ष में, ठीक है। तो ये मूल्य स्तर है, तो मूल्य स्तर में निरंतर और सामान्य कमी से है। तो पहला कथन क्या है हमारा, सही हो जा रहा है, ठीक है। अस्फीति के दौरान कह रहा उपभोक्ताओं को समय के साथ समान धनराशि से कम सामान एवं सेवाएं खरीदनी पड़ती हैं। अब समान धनराशि है हमारे पास, मान लीजिए 100 रुपये है और वस्तु का मूल्य 10 से कितने हो गए हैं, 8 हो गए हैं, तो हम वस्तु ज़्यादा खरीद पाएंगे या कम खरीद पाएंगे? ज़्यादा खरीद पाएंगे ना। तो ठीक है, तो इसमें समान राशि से कम सामान नहीं, अधिक सेवाएं या सामान खरीदनी पड़ती हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो दूसरा कथन इसमें गलत हो जा रहा है। तो पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है, ठीक है। तो ये अपस्फीति का सामान्य सा नियम है। 79 की बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, ठीक है, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। किस कौन से मिशन के बारे में? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के संबंध में, ठीक। पहला कथन क्या कर रहा है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एक केंद्र प्रायोजित योजना है। कौन सी योजना है ये? केंद्र प्रायोजित योजना है जिसकी शुरुआत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की कृषि उप समिति की सिफारिशों पर की गई है, ठीक है। जो नाबार्ड है वो नाबार्ड की कृषि उप समिति की सिफारिश पर की गई है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इसे मुख्य रूप से चावल, गेहूं, दलहन जैसे लक्षित फसलों के उत्पादन में धारणीय वृद्धि के कदम, ठीक है, कदन पोषक अनाज और तिलहन तक विस्तारित किया गया है। तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इसकी जो उत्पादन गुणवत्ता है वह और उसकी मात्रा बढ़ाने के लिए उच्च उपज वाली किस्मों को विकसित, उत्पादित और किसानों को वितरित किया जाता है, ठीक है। तो कृषि उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा के लिए उच्च उपज वाली किस्मों को विकसित, उत्पादित और वितरित किया जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कितने कथन सही हैं इसमें। तो जरा हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन क्या है, पहले उस पर बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन क्या है? एक केंद्र प्रायोजित योजना है, ठीक है। इसकी शुरुआत कब होती है? तो 2007 में होती है। कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की कृषि उप समिति द्वारा जो है उसकी सिफारिश की जाती है और तब की जाती है। इसमें चावल, गेहूं, दलहन जैसी जो है लक्षित फसल है, इसके साथ जो है कदन, पोषक अनाज और तिलहन तक क्या है इसको विस्तारित किया गया है, ठीक है। इसमें जो है कृषि की गुणवत्ता और मात्रा बढ़ाने के लिए उच्च उपज वाली किस्मों को क्या करना है? विकसित करना, उत्पादित और किसानों को वितरित किया जाता है, ठीक है। तो ये कथन क्या हो जाएगा? आप देखते हैं पहले कथन पे हमने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में एक मोटा मोटी आंकड़ा ले लिया। अब हम पहले कथन पे बात करते हैं। तो कह रहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एक केंद्र प्रायोजित योजना है, इतनी तो सही है। इसकी शुरुआत कर रहा है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड, तो नाबार्ड नहीं करती है ये, तो ये गलत हो जाएगी, ठीक है। इसे मुख्य रूप से कौन से? तो चावल, दलहन, ठीक है, गेहूँ, दलहन ये जैसे फसलों पर किया जाता है, तो ये कथन सही है, ठीक है। और इसका विस्तारण जो है वह कदन, पोषक अनाज और तिलहन तक किया गया। इसमें क्या करना है? तो उच्च किस्मों वाले जो विकसित है, उत्पादित और किसानों को वितरित किया जाता है, ठीक है, उसकी गुणवत्ता और मात्रा बढ़ाने के लिए, तो ये कथन सही है। तो कितने कथन सही हैं? 2 कथन सही हैं, ठीक है। 80 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है आयुष्मान भारत, ठीक है, PM जय के संबंध में कथनों पर विचार करना है। तो कह रहा है यह पात्रता आधारित योजना है जो नवीनतम सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 डेटा द्वारा पहचाने गए लाभार्थियों को लक्षित करती है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण जो एक नोडल एजेंसी है, जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत एक स्वायत्त इकाई के रूप में गठित किया गया है। तीसरा देख लेते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को उन अन्य डेटाबेस का उपयोग करने के लिए क्या दिया? विकल्प दिया है जिनमें उन परिवारों को कवर करने के लिए लोगों की पृष्ठभूमि और आर्थिक स्थितियों के बारे में समान जानकारी है जो SECC 2011 में सत्यापित नहीं होते हैं, ठीक है। तो जरा अब हम लोग आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जय योजना के बारे में देख लेते हैं, फिर इसके बाद आते हैं प्रश्न पर। तो ये एक पात्रता आधारित योजना है, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना कानून 2011 का डेटा द्वारा जो है जो जितने भी लाभार्थी पहचाने गए हैं उनके द्वारा किए जाएंगे।
इसका नोडल एजेंसी कौन है? तो NHA को राज्य सरकार से संयुक्त रूप से क्या किया गया है? सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत जो है रजिस्टर किया गया, गठित किया गया है और इनको नोडल एजेंसी बना दिया है। इनको ठीक है, नोडल एजेंसी नहीं बनाया गया, माफ़ कीजिएगा, नोडल एजेंसी इसको नहीं बनाया गया। ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण को राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप से PMJ के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक स्वायत्त इकाई के रूप में गठित किया गया है। NHA ने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को ऐसे अन्य डेटाबेस का उपयोग करने का विकल्प दिया है जिनमें उन परिवारों को कवर करने के लिए लोगों की पृष्ठभूमि और आर्थिक स्थितियों के बारे में समान जानकारी है। ठीक है, तो SEC 2011 में सत्यापित नहीं किया गया है। ठीक है, तो अब आते हैं फिर से हम लोग कथन पे। तो पहला कथन हमारा क्या कह रहा था? कह रहा था यह एक पात्रता आधारित योजना है जो नवीनतम सामाजिक डेटा 2011 द्वारा किया जाएगा। तो ये कथन तो सही हो जाएगा। कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण एक नोडल एजेंसी है, तो ये गलत है। जिसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण 1860 के अंतर्गत क्या है, एक स्वायत्त इकाई के रूप में गठित किया गया है ना। तो NHA ने, ठीक है, NHA को राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप से, सिर्फ NHA को नहीं, क्या राज्य सरकार के साथ संयुक्त रूप से जो है प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत क्या क्या एक स्वायत्त इकाई के रूप में गठन किया गया है। ठीक है, तो राज्य सरकार के साथ किया गया है, लेकिन यहाँ राज्य सरकार की चर्चा नहीं है, तो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को उन डेटाबेस का उपयोग करने के लिए विकल्प दिया है जिनमें परिवारों को कवर करने के लिए लोगों की पृष्ठभूमि सत्यापित नहीं होती। तो ये कथन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है, जानकारी है लेकिन SEC द्वारा 2011 द्वारा क्या है, वो सत्यापित नहीं है। तो कह रहा है कितने कथन सही नहीं है, तो एक कथन इसमें से क्या है, सही नहीं है। 81 की बात करते हैं हम। निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए खेल आधारित शिक्षण सामग्री प्रदान करना है? तो पहला इसमें कह रहा है उभरते भारत के लिए PM स्कूल, तो नहीं, ये तो नहीं है, ये आवासीय स्कूल योजना है। समझ और संख्यात्मकता के साथ पढ़ने में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल निपुण भारत, ये भी नहीं है। स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल, ठीक है, जो निष्ठा है, ये भी नहीं है। तो फाउंडेशनल स्टेज और जादू पिटारा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, तो ये कथन इसमें सही हो जाएंगे। डी, जो 2020 है उसके तहत यह किया गया है। तो जो श्री योजना है उसके तहत क्या किया जाएगा, तो समावेशी मनोरंजन स्कूली वातावरण में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना है। ठीक है, श्री के तहत देश भर में 14,500 से अधिक स्कूलों के श्री योजना के तहत क्या किया जाएगा, स्कूल खोला जाएगा और ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है। PM श्री पहल के तहत स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए 630 करोड़ रुपये आवंटित की गए हैं। ठीक है, निपुण भारत है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो बताया जा सके। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए। और NCFFS जो है वो जादू पिटारा, ये 3 से 8 वर्ष के बच्चों को है ना खेल आधारित अध्ययन के लिए शिक्षण सामग्री हेतु मूलभूत चरण के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा और जादू पिटारा शुरू की गई। ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज NCFFS। ठीक है, निष्ठा के तहत क्या किया गया है, तो शिक्षकों और स्कूल प्राधान्य के लिए एक क्या है, क्षमता निर्वाध योजना है। तो निष्ठा के तहत जो है एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो शिक्षकों के लिए। ठीक है, PM ई विद्या के लिए डिजिटल शिक्षण कार्यक्रम को बढ़ावा देना है। चलिए 82 पे चलते हैं। करण नदी देवी का कायाकल्प परियोजना के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि यह परियोजना राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत क्या की गई है, शुरू की गई है। देविका नदी जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में पहाड़ी शुद्ध महादेव मंदिर से निकलती है। देविका नदी पश्चिम पंजाब की ओर बहती है और यहाँ ब्यास नदी में मिल जाती है। तो कितने कथन इसमें कह रहा है कि सही नहीं है। जरा हम लोग देविका जो है कायाकल्प परियोजना के बारे में देख लेते हैं। देविका नदी कायाकल्प परियोजना जो है राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत क्या की गई है, शुरू की गई है। देविका नदी जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में पहाड़ी शुद्ध महादेव मंदिर से निकलती है। देविका नदी पश्चिमी पंजाब की ओर क्या करती है, बहती है और यहाँ रावी नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो ये तीनों कथन क्या है, इसमें सही है। ठीक है, तो राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत शुरू की गई, जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में पहाड़ी शुद्ध महादेव मंदिर से निकलती है और देविका नदी पश्चिम पंजाब की ओर बहती है और यहाँ ब्यास नदी में मिल जाती है। ठीक, तो तीनों कथन इसमें क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो कितने कथन गलत है, तो कोई नहीं गलत है इसमें। ठीक है ना, तो उत्तर हो जाएगा डी। अच्छा एक सेकेंड, पश्चिमी पंजाब की ओर बहती है और यहाँ रावी नदी में मिल जाती है, तो ये कथन तो सही होना चाहिए ना।
देविका नदी पश्चिमी पंजाब की ओर बहती है और यहाँ ब्यास नदी, सॉरी यहाँ ब्यास नदी दिया हुआ है, कथन गलत हो जाएगा, एक कथन गलत हो गया इसमें, ठीक है, ये कथन इसमें गलत है, ब्यास नदी नहीं रावी नदी में मिल जाती है। 83 की बात करते हैं हम लोग अब। कह रहे हैं कि भारत नेट परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क अक्टूबर 2011 में लॉन्च किया गया था और वर्ष 2015 में इसका नाम बदलकर भारत नेट प्रोजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। यह ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी कार्यक्रम है। भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड कंपनी अधिनियम 1956 के तहत भारत सरकार द्वारा स्थापित एक विशेष प्रयोजन वाहन है, ठीक है। तो नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क जो है यह 2011 में लॉन्च किया गया था, अक्टूबर 2011 में। 2015 में इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, भारत नेट प्रोजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। यह ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग करने वाला दुनिया का क्या है, सबसे बड़ा ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी कार्यक्रम है। तो ये कथन भी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड कंपनी, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड जो है वो कंपनी अधिनियम 1956 के तहत क्या है, रजिस्टर्ड किया गया है और यह भारत सरकार द्वारा स्थापित एक विशेष प्रयोजन वाहन है। तो ये कथन भी सही है, तीनों कथन इसमें सही है, ठीक है। जो BSNL है उसके द्वारा जो है क्या किया है, BBNL सॉरी 1956 के तहत भारत सरकार द्वारा स्थापित एक विशेष प्रयोजन वाहन है। चलिए 84 पे बात करते हैं। तो निधि योजना, ठीक है, यानी कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन, निधि योजना के कार्यक्रम है, क्या है। तो निधि जो प्रयास है वह युवा और महत्वाकांक्षी इनोवेटर्स स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने और उनमें तेजी लाना है, ठीक है। निधि क्या है, उद्यमी इन रेजिडेंस EIR कार्यक्रम है। निधि बीज सहायता कार्यक्रम है और टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स और उत्कृष्टता केंद्र क्या है, लागू किया गया। तो कह रहा है कि इनमें से कितने सही उत्तर हैं, तो चारों के चारों कथन क्या है इसमें सही है, इनके सारे उपघटक हैं, ठीक है। निधि योजना के तहत निधि प्रयास, निधि जो है उद्यमी इन रेजिडेंस, ठीक है, EIR कार्यक्रम चलाया जा रहा है। निधि बीज सहायता कार्यक्रम चलाया जा रहा है और निधि टेक्नोलॉजी में भी चलाया जा रहा है कि टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर्स TBI कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्या है, सही है, ठीक है। जो इस कार्यक्रम के घटक और कौन कौन है, तो एंटरप्रेन्योर एंड रेजिडेंस, बीज सहायता कार्यक्रम, त्वरक कार्यक्रम, ठीक है, और ये TBI कार्यक्रम और निधि समावेशी प्रौद्योगिकी बिजनेस इनक्यूबेटर्स में ITBI भी है, ठीक है, इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर्स। चलिए 85 पे चलते हैं। अमृत मिशन है ना, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन है। तो अमृत मिशन कह रहा है कि ये केंद्र प्रायोजित योजना है। कौन सी, तो केंद्र प्रायोजित योजना है। इस मिशन का उद्देश्य कह रहा है कि यह सुनिश्चित करना है कि हर घर में पानी की सुनिश्चित आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन के साथ नल की पहुंच हो, ठीक है। तो दोनों कथन इसमें क्या है, सही है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ये जून 2015 बहुत ही पुराना मिशन है, जून 2015 का मिशन है, जो संबंधित मंत्रालय का आवास और शहरी मंत्रालय है, केंद्र प्रायोजित योजना है ये, ठीक है। उद्देश्य क्या है, तो पानी हर घर में सुनिश्चित आपूर्ति हो और सीवरेज का कनेक्शन जो है नल के साथ उसका पहुँच हो, ठीक है। मिशन की प्राथमिकता क्षेत्र क्या है, सीवरेज के बाद जल आपूर्ति करना है। हरियाली वाले सुव्यवस्थित खुले स्थानों का विकास करके शहरों में क्या करना है, सुविधा को बढ़ाना है। सार्वजनिक परिवहन या गैर मोटर चालित परिवहन को बढ़ावा देना है, ठीक है, जिससे प्रदूषण क्या हो सके, कम हो सके। LED लाइट का जो है इसी के तहत चलाया जा रहा है। एटी 86 की बात कर लेते हैं। कह रहा है विवाद से विश्वास 2 योजना के संबंध में कथनों पर विचार करना है। तो विवाद से विश्वास 2 योजना जो है वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि योजना का उद्देश्य क्या है, तो संविदात्मक विवादों को कुशलतापूर्वक हल करना और सरकार के साथ व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देना, सरकार के साथ व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देना, ठीक है। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए गवर्नमेंट E-मार्केट प्लेस पोर्टल का क्या किया गया है, उपयोग किया गया है, ठीक है। तो कह रहे कितने कथन सही हैं, तो ये तीनों के तीनों कथन क्या है इसमें सही है, ठीक है। विवाद से विश्वास की योजना जो है वह वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू की गई योजना है और इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो संविदात्मक विवादों को कुशलतापूर्वक हल करना और सरकार के साथ व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देना है, ठीक है। इस योजना का कार्यान्वयन क्या है, तो गवर्नमेंट E-मार्केट प्लेस जो जेम पोर्टल है उस पर क्या करना है, उपयोग करना है उसका, ठीक है। चलिए
87 में बात करते कह रहा है वाइब्रेंट इंडिया के लिए पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड योजना के संबंध में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, कह रहा है यह योजना शिक्षा मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना में अन्य पिछड़ा वर्ग SC, ठीक है, विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जो जनजाति है जो DNT है उनके श्रेणियों को शामिल किया गया है, लेकिन आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों EBC को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, अब देखिए PM यशस्वी योजना के तहत चला वाइब्रेंट इंडिया के लिए ही जो है PM यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड योजना यानी कि PM यशस्वी के संबंध में विचार करना है। ठीक है, तो कौन कथन इसमें कह रहा है कि सही है, तो जरा हम लोग देख लेते हैं इस योजना के बारे में। पहले देखिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत जो है पिछड़ा वर्ग जो OBC क्लास है, बैकवर्ड क्लास है, उसमें SC, विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति तथा आर्थिक रूप से पिछड़ी जाति इकोनॉमिकली बैकवर्ड श्रेणियों के छात्रों के लिए PM यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड योजना फॉर वाइब्रेंट इंडिया नामक एक व्यापक परियोजना को लागू किया गया है। ठीक है, तो ये योजना कह रहा है शिक्षा मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें कह रहा है EBC को शामिल नहीं किया गया है, तो ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें EBC को भी शामिल किया गया है। ठीक है, तो कौन कौन शामिल है इसमें, तो सभी शामिल है। तो कौन से कथन सही हैं, तो कोई भी कथन सही नहीं। तो चलिए 88 पे चलते हैं हम लोग। तो इसमें जो है वो कह रहा है कि उल्लास, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी के पहल के संबंध में जो है विचार करना है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है इसे संस्कृति मंत्रालय द्वारा जो है वह शुरू किया गया है, तो पहला ही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये गलत है। इसे संस्कृति मंत्रालय ने नहीं शुरू किया है, इसे शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है। ठीक है, कह रहा 15 से 35 वर्ष की आयु के नागरिकों के बीच जो है सांस्कृतिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है, तो ये कथन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 15 से 35 नहीं, ये अपर एज की लिमिट इसमें कोई नहीं है। ठीक है, ऑल इन सोसाइटी है तो अपर एज लिमिट इसमें नहीं है, आप किसी के लिए भी किया गया है, तो ये दोनों ही कथन क्या है इसमें गलत हो जाएंगे। ठीक है, 15 या उससे अधिक वर्ष की आयु। चलिए 89 पे बात करते हैं। कह रहा है कि महिला समान बचत प्रमाण पत्र योजना के संदर्भ में जो है विचार करना है। कह रहे योजना के तहत बालिकाओं सहित किसी भी आयु वर्ग की महिलाएं क्या करती हैं, न्यूनतम 1000 और अधिकतम कितने 2 लाख रुपए तक की जमा खाता खोल सकती हैं, तो ये कथन सही है। ठीक है, जो महिला समान बचत प्रमाण पत्र योजना है उसके तहत जो है सभी उम्र की महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए भी 1000 रुपये न्यूनतम और अधिकतम 2 लाख रुपये तक की खाता वो खोल सकते हैं। इसमें जो आपको ब्याज दर मिलते हैं वो 7.5% की ब्याज दर मिलती है और ये त्रैमासिक आधार पर प्रदान की जाती है, तो ये कथन भी सही हो जाएंगे। इसमें आपको आंशिक निकालने का प्रावधान है। ठीक है, आंशिक निकासी का प्रावधान है। आप यदि समय से पहले निकालते हैं, यानी कि खाता खोलने के 6 महीने के बाद यदि समय से पहले निकालते हैं तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, 6 महीने बाद आप निकाल सकते हैं, लेकिन क्या हो जाएगा, आपकी ब्याज दर में 2% की कटौती करी जाती है। ठीक है, 2% की कटौती कर दी जाती है, तो ये कथन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। इसमें कह रहा है कि बिना कटौती किए, ठीक है, दर में कटौती किए बिना, कह रहा है खाते से 6 महीने के बाद निकाला जा सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएंगे। ठीक है, कितने कथन सही हैं, तो 2 कथन इसमें सही हो जाएंगे। जो मैंने अभी बोला है वही है, बाकी ये सब चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मार्च 2025 तक इसका डेडलाइन है, ये याद रखने वाली एक बात है। ठीक है, हम लोग 90 की बात कर लेते हैं। ठीक है, 90 में कह रहा है हाल ही में जो शुरू की गई विश्वकर्मा योजना है उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो योजना में जो नामांकित कामगार और शिल्पकार है 5% रियायती ब्याज दर पर 1 लाख रुपये पहली किस्त में, और दूसरी किस्त में कितनी, तो 2 लाख रुपये की संपार्श्विक मुक्त ऋण सहायता प्राप्त करते हैं, तो ये कथन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है, तो विश्वकर्मा योजना के तहत कौशल विकास किया जाता है और उसके तहत जो है आपको लोन दिया जा सकता है, आपकी अपनी जो व्यवसाय है, जो लघु उद्योग है, उसको फर्नीचर वगैरह सब जितने भी आप सीख रहे हैं, शिल्पकार हैं, मूर्तिकार हैं, तो उनको बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो 5% के दर पे आपको जो है 1 लाख रुपए तक की ऋण मिल सकती है, और दूसरी किस्त आपको कब तक की, तो 2 लाख रुपए की मिल जाएगी, आप जब पहली किस्त अच्छे से जमा कर देंगे तो। ठीक है, कह रहे यह योजना कौशल प्रशिक्षण के लिए कितने रुपए देती है, तो 500 रुपये देती है, और उपकरणों की खरीद के लिए कितने, तो 1500 रुपये का वजीफा प्रदान करती है, तो ये कथन भी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। कौशल प्रशिक्षण के लिए इसमें 500 रुपये, और जो उपकरण खरीदने के लिए 1500 रुपये दी जाती है। ठीक है, तो इसमें दोनों आंसर सही हो जाएंगे। ठीक है, तो कौशल विकास और सशक्तिकरण जो है विश्वकर्मा योजना की ये क्या है,
पहल है। इसमें 23-24 से 27-28 तक जो है 5 वित्त वर्षों के लिए 13,000 करोड़ जो है आवंटित की गई है, ठीक है। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, उसको 15,000 करोड़ रुपये तक का बजट आवंटन कर दिया गया। पहले 13,000 था, अब 15,000 कर दिया गया। तो इसका करा प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत घटकों के संबंध में बात करना है, ठीक है। तो पहला इसमें स्टेटमेंट है कि पहला जो कथन है, कह रहा है कि AHP के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के प्रत्येक परिवार को आवास के लिए 1.5 लाख रुपए की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है, ठीक है। तो EWS के प्रत्येक परिवार को आवास के लिए कितनी, तो 1.5 लाख रुपए की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। तो ये कथन क्या है, सही हो जाएगा, ठीक है। रुपये की केंद्रीय सहायता पुनर्विकास के दौरान झुग्गी निवासियों के लिए प्रति आवास कितने, तो 1 लाख रुपये के इनको इन सीटू असलम पुनर्विकास घटक के तहत प्रदान किया जाता है। तो इन सीटू का मतलब होगा जहाँ पे झुग्गी है वहीं पर उनको मकान बना करके दिया जाएगा, ठीक है। उसको इन सीटू कहते हैं। एक्स सीटू का मतलब कहते हैं उसको पुनर्वास किया जाएगा। पुनर्वास का मतलब होता है कि झुग्गी को हटा दिया जाएगा कहीं से और उसको घर कहीं और पर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन सीटू का प्रोग्राम है तो 1 लाख रुपये दिया जाएगा। आवास और शहरी विकास निगम, राष्ट्रीय आवास बैंक, भारतीय स्टेट बैंक क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना के तहत सब्सिडी देने के लिए जिम्मेदार नामित नोडल एजेंसियां हैं, ठीक है। तो ये सब नोडल एजेंसियां हैं, ये कोई कथन भी सही है। तो तीनों कथन इसमें सही है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत जो है ये चलाए जा रहे हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत तो भूमि का उपयोग करके पुनर्विकास के दौरान क्या करता है, असलम निवासियों को प्रति आवास कितने हैं, तो 1 लाख रुपए की केंद्रीय सहायता प्रदान करते हैं। ये हमने बता ही दिया। जो असलम समुदाय है, ठीक है, EWS के MIG 2 और MIG 1 के जो भी लोग हैं उनको ऋण की मांग कर क्या 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 केंद्रीय सहायता प्रदान किया जाएगा। तो उनमें जो है जो 6 लाख रुपये तक की ऋण राशि पर कितने ब्याज लगेंगे, उसको 6.5% की, 9 लाख के पे 4% और 12 लाख के रुपये पे 3% ब्याज सब्सिडी उनको मिलेगा, ठीक है। आवास और शहरी विकास निगम जो है वह राष्ट्रीय आवास बैंक और भारतीय स्टेट बैंक नामित द्वारा केंद्रीय नोडल एजेंसियां हैं जो ऋण संस्थानों को क्या करती है, सब्सिडी देती है, ठीक है। तो तीसरे कथन भी सही होंगे। तो EWS के प्रत्येक परिवार को कितने, तो 1.5 लाख रुपए की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है, ठीक है। लेकिन ये सहायता तभी प्रदान की जाएगी जब केंद्रीय सहायता के लिए योग्य हैं और जब इनमें कम से कम कितने, तो 35% आवास कहाँ होने चाहिए, EWS श्रेणी के होने चाहिए, ठीक, तभी प्रदान किए जाएंगे। 92 में देखते हैं, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडिया योजना के बारे में जो है विचार करना है, ठीक है। फेम, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कह रहा यह योजना इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि इसका चरण 2 जो है वह 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुआ जो अप्रैल 2024 तक जारी रहेगा। तीसरा कह रहा है कि फेम इंडिया चरण 2 जो है का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो सार्वजनिक और साझा परिवहन का विद्युतीकरण करना है, ठीक है। तो फेम इंडिया के बारे में देख लेते हैं। फेम इंडिया कह रहा है कि भारी उद्योग राज्य मंत्रालय की क्या है, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी मिशन योजना का एक हिस्सा है, ठीक है। इसमें जो है देश में इलेक्ट्रिक वाहनों और इसमें क्या कह रहा था कि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित करते, नहीं, राज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा जो है किया जा रहा है, ठीक है। तो पहला कथन तो इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। इसके 2 चरण है। पहला चरण जो है 2015 में शुरू हुआ था और 31 मार्च 2019 तक पूरा हो गया। दूसरा चरण 1 अप्रैल 2019 से 5 वर्ष तक क्या हो जाएगा, लागू है, ठीक है। तो विद्युतीकरण और साझा परिवहन का क्या है, इसमें विस्तार किया गया है। तो ये दोनों कथन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, ठीक है। फेम इंडिया चरण 2 का जो प्राथमिक उद्देश्य क्या है, सार्वजनिक तौर पर साझा परिवहन और विद्युतीकरण करना है। 93 की यदि बात करें तो 93 में कह रहा है कि PM कुसुम योजना मुख्य रूप से क्या है, तो कृषि क्षेत्र पर केंद्रित है। PM कुसुम का मुख्य उद्देश्य क्या है कि किसी क्षेत्र में है डीजल और जनरेटर जैसे गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता को कम करना है ना। और तीसरा जो कह रहा है कि PM कुसुम पहल का लक्ष्य 31 मार्च 2026 तक 30.8 गीगावाट ऊर्जा क्षमता
प्राप्त करना है। तो कितने कथन सही हैं? तो तीनों कथन। तो पीएम कुसुम योजना के बारे में एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ओवरऑल यदि योजना देख लेंगे तो हमारा ये प्रश्न बन जाएगा। तो भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019 में शुरू किया गया था यह योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। तो पीएम कुसुम योजना उसको बोला जाता है। जिसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था कि सौर ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा देना, ठीक है, और उसमें से कृषि क्षेत्र में बदलाव लाना है, ठीक है। तो जिस क्षेत्र की योजना है उस क्षेत्र में बदलाव लाना एक होता ही है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो सौर ऊर्जा संचालित जो पंप हैं उनको बढ़ाना और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहित करना है, ठीक है, ताकि डीजल पर निर्भरता क्या हो सके, कम हो सके। तो सौर पंपों के उपयोग के माध्यम से सिंचाई लागत को कम करना है, ठीक है। उन्हें ग्रिड को क्या करना है? अधिशेष सौर ऊर्जा बेचने में सक्षम बनाकर ग्रिड कनेक्टिविटी कर देना है, ताकि जो ऊर्जा बच जाएगी, जो यूज नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा? बेच दिया जाएगा, ठीक है। विभिन्न घटकों और वित्तीय सहायता के माध्यम से पीएम कुसुम योजना का लक्ष्य क्या है? 31 मार्च 2026 तक 3.8 गीगावाट महत्वपूर्ण सौर ऊर्जा क्षमता में वृद्धि हासिल करना है। तो ये कुछ फैक्ट हैं जिसको याद रखना है। तो पीएम कुसुम योजना का जो लक्ष्य है वो क्या है? 31 मार्च 2026 तक 30.8 गीगावाट की महत्वपूर्ण सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि हासिल करना है। चलिए अब प्रश्न पर फिर से चलते हैं। तो कह रहा है कि पीएम कुसुम योजना मुख्य रूप से किसके? तो कृषि क्षेत्र पर केंद्रित है। तो ये कथन सही हो जाएगा। मुख्य उद्देश्य इसका क्या है? तो डीजल जनरेटर जैसे गैर नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों की निर्भरता को कम करना है। तो ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पीएम कुसुम पहल का क्या है? 31 मार्च 2026 तक जो 30.8 गीगावाट ऊर्जा क्षमता को प्राप्त करना है। तो ये भी कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। 94 की बात कर लेते हैं। इसमें कह रहा है क्रेडिट गारंटी योजना। कौन सी योजना? क्रेडिट गारंटी योजना के संबंध में बात करना है, ठीक है। इसका उद्देश्य कह रहा है कि ऋण वितरण प्रणाली को मजबूत करना तथा पशुधन क्षेत्र में के सूक्ष्म लघु और उद्यम मध्यमों के लिए ऋण के सुचारू प्रवाह की सुविधा सुनिश्चित करना, ठीक है, ताकि आसानी से ऋण मिल सके, उसका प्रबंध करना, ये कह रहा है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि यह योजना अनुसूचित बैंकों या राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से प्राप्त ऋण पर कितना? 3% की ब्याज छूट प्रदान करता है। ये कुछ फैक्ट हैं ये, ठीक है। तो कौन सा कथन सही है? तो ये दोनों कथन ही सही है, ठीक है। अब क्रेडिट गारंटी योजना का हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो ऋण वितरण प्रणाली को इसमें मजबूत करना है। ये तो ऑब्वियसली बात है, ऋण दिया जा रहा है तो ऋण वितरण प्रणाली को मजबूत करना ही होगा, ठीक है। तो पहली पीढ़ी के उद्यमियों और समाज के जो वंचित वर्ग हैं उस पर ध्यान केंद्रित करना है, और गैर सेवित, ठीक है, जो लोग हैं उन पर जो है, और अल्पसेवित लोग हैं उनको पशुधन की वित्त तक क्या करना है? पहुँचाना है। ये ट्रस्ट बनाया गया है, फंड ट्रस्ट, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट, ठीक है। ऋण देने वाले संस्थानों द्वारा जो है पात्र एमएसएमई को दी जाने वाली क्रेडिट सुविधाओं के 25% तक क्रेडिट गारंटी कवरेज क्या करना है? प्रदान करने के लिए 750 करोड़ रुपए का क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट स्थापित किया गया, ठीक है। और ब्याज इसमें गारंटी क्यों कौन बनेगा? तो इसका एक फंड बनाया गया, वो गारंटर होगा, ठीक है। जो ऋण बैंकों से दिया जाएगा उसका गारंटर कौन होगा? तो वो फंड होगा। यह योजना जो है अनुसूचित बैंकों और राष्ट्रीय सहकारी बैंक जितना भी है उन सब पर क्या 3% का ब्याज छूट प्रदान करता है, ठीक है। उधारकर्ता कुल परियोजना लागत का 90% तक क्या कर सकता है? ऋण प्राप्त कर सकता है। जितना लागत होगा उसका 90% तक क्या कर सकता है? ऋण प्राप्त कर सकता है, ठीक है। 95 में देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दशक के अंत तक कह रहा टीकाकरण एजेंडा 2030 का लक्ष्य शून्य टीके के खुराक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या 80% तक की कमी करना है, ठीक है। मतलब कह रहा है कि ऐसे 2030 तक जो है टीकाकरण करना है और 80% तक के बच्चे को जो है टीकाकरण कर लेना है, ताकि जो है कोई जीरो टीकाकरण वाले बच्चे 80% तक ना मिले, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि विश्व टीकाकरण सप्ताह जो है प्रत्येक वर्ष अप्रैल के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। तीसरा कह रहा है कि सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम जो है वह 12 वैक्सीन रोकथाम योग्य बीमारियों के खिलाफ मुक्त टीकाकरण सुनिश्चित करता है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी उत्तर कहने का मतलब है 2 कथन सही हैं। कौन कौन सही है? तो देखते हैं हम टीकाकरण एजेंडा 2030 क्या है। तो 21 से 30 तक एजेंडा चलाया जा रहा है 10 सालों के लिए, और टीकाकरण के महत्वाकांक्षी क्या करना है? वैश्विक रणनीति तैयार की गई है। इसमें कह रहा है कि शून्य टीकाकरण खुराक को, तो इसका जो है शून्य टीके के खुराक को प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या में कितना? तो 50% की कमी करना है, ठीक है। कितने प्रतिशत? तो 50% की कमी करना है। और निम्न और मध्यम आय वाले देशों में कितना? तो 5 नए या कम उपयोग वाले टीकों की शुरुआत का लक्ष्य
प्राप्त करना, बचपन के आवश्यक टीकों के लिए 90% कवरेज प्राप्त करना है। विश्व टीकाकरण सप्ताह जो है वह प्रत्येक वर्ष अप्रैल के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। ठीक है। 2023 के लिए थीम क्या था? द बिग कैचअप। तो राष्ट्रीय जो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम है उसमें 12 वैक्सीन रोकथाम जो है योग्य बीमारियों के खिलाफ जो है मुफ्त टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर 9 बीमारियों के उन्मूलन हेतु प्रयास किया जा रहा है, जिसमें डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, पोलियो, खसरा, रूबेला, बचपन के तपेदिक का गंभीर रूप, हेपेटाइटिस बी तथा मेनिंजाइटिस और हेमोफिलिस, इन्फ्लुएंजा प्रकार बी जो बी टाइप इन्फ्लुएंजा है के कारण होने वाला निमोनिया। ठीक है। उपराष्ट्रीय स्तर पर 3 बीमारियों का उन्मूलन का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें रोटावायरस डायरिया और न्यूमोकोकल निमोनिया और जापानी इंसेफेलाइटिस जो है उसमें शामिल है। यूएपी द्वारा जो है हासिल किए गए 2 प्रमुख लक्ष्य जो है वो वर्ष 2014 में पोलियो उन्मूलन और 2015 में जो है माताओं और नवजात में टेटनस का उन्मूलन कर लिया गया। तो मिशन इंद्रधनुष के तहत जो है वह 2014 से चलाया जा रहा है और इसके तहत जो है चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया जा रहा है। ठीक है, टीकाकरण के उद्देश्य को। तो पहला कथन क्या था इसका कि दशक के अंत तक टीकाकरण एजेंडा जो है वो क्या करना, 80% तक कम करना है। तो ये गलत हो जाएगा, ये 50% है ना। दशक के अंत तक यानी कि 2030 तक जो है वह 50% तक की कमी करना है। विश्व टीकाकरण सप्ताह प्रत्येक वर्ष अप्रैल के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। ठीक है ना, अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है, तो ये कथन सही हो जाएगा। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में जो 12 वैक्सीन रोकथाम के योग्य बीमारियों को खिलाफ जो है मुफ्त टीकाकरण सुनिश्चित किया गया है, तो ये भी कथन सही होते हैं। 2 कथन इसमें से सही हो गए। ठीक है। 96 की बात करते हैं। तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस कह रहा है कि IMC 2023 एक वार्षिक कार्यक्रम है जो मोबाइल और डिजिटल प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नवीनतम प्रगति और नवाचार को प्रदर्शित करता है। ठीक है। जो इंडिया मोबाइल कांग्रेस है 2023 एक वार्षिक कार्यक्रम है जो मोबाइल और डिजिटल प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नवीनतम प्रगति और नवाचारों को प्रदर्शित करता है। IMC 2023 का विषय क्या है? ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन है। ठीक है। तो ये दोनों भी कथन क्या है? सही है। 2023 का जो विषय है वो ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन है। तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस क्या है? 2023 का एक प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है जो मोबाइल और डिजिटल प्रौद्योगिकी क्षेत्र में क्या करेगा? नवीनतम जो प्रगति हुई है उनको प्रदर्शित करता है। ठीक है। यह उद्योग में जो है अभिकर्ताओं, नीति निर्माताओं, प्रौद्योगिकी उत्साही और जो हितधारकों हैं उनके लिए एक साथ और अपने आने वाले डिजिटल परिदृश्य के भविष्य पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। ठीक है। इसका विषय क्या था? तो इसका ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन विषय था। 97 की बात कर लेते हैं। तो 97 में कह रहा है कि समर्थ योजना कपड़ा क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का एक मांग संचालित क्या है? प्लेसमेंट उन्मुख अम्ब्रेला कार्यक्रम है। ठीक है। और समर्थ केवल पूर्वोत्तर राज्यों को कवर करता है, जिससे महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए SC ST और हाशिए पर जो मौजूद श्रेणियों सहित समाज के विभिन्न वर्गों को लाभ प्राप्त होता है। ठीक है। तो हम लोग समर्थ योजना के बारे में आते हैं। पहले क्या है? तो समर्थ योजना क्या है? कपड़ा मंत्रालय का एक योजना है जिसमें एक मांग संचालित और प्लेसमेंट उन्मुख अम्ब्रेला कौशल कार्यक्रम है। ये एक इसमें कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा अपनाई गई क्या है? व्यापक कौशल नीतिगत ढांचे के अंतर्गत क्या क्या तैयार किया गया। ठीक है ना। तो इसमें 2 मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय की योजना है और कौशल विकास मंत्रालय, इसमें कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा जो है कौशल विकास के लिए योजना अपनाया गया है। ठीक है, योजना तैयार किया गया है। इसके अंतर्गत 28 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करता है, जो महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए SC ST और हाशिए पर जो मौजूद श्रेणियाँ सहित जो है समाज के विभिन्न वर्गों को लाभान्वित करता है। ठीक है। तो C जो है इसका कह रहा है उत्तर होगा। तो कौन से कथन कह रहा है सही नहीं है? तो दोनों ही कथन गलत है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की मांग आधारित, तो मांग आधारित किसकी है? कपड़ा मंत्रालय की। ठीक है। और समर्थ केवल पूर्वोत्तर भारत, तो ये गलत हो जाएगा। केवल पूर्वोत्तर भारत नहीं, पूरे भारत के हैं। 98 की बात कर लेते हैं। ग्रीन क्रेडिट का कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है। तो पहला इसमें कह रहा है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वर्ष 2023 के लिए ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम जो है GCP कार्यान्वयन नियमों को अधिसूचित किया है।
ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम एक ऐसा तंत्र है जो घरेलू कार्बन बाजार का पूरक है। और तीसरा कथन कह रहा है कि ग्रीन क्रेडिट प्रणाली पूरी तरह से CO2 उत्सर्जन में कटौती पर केंद्रित है। ठीक है, तो कौन सा कथन कह रहा है इसमें सही नहीं है? तो पहले देखते हैं हम लोग ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम है क्या। तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2023 में जो है यह कार्यक्रम लॉन्च किया था, ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम लॉन्च किया था। ठीक है, तो ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम एक ऐसा तंत्र है जो घरेलू कार्बन बाजार का पूरक है। ठीक है, और घरेलू कार्बन बाजार पूरी तरह से CO2 उत्सर्जन में कटौती पर क्या है, केंद्रित है। इस क्रेडिट प्रणाली के तहत जो है वह लक्ष्य रखा गया है कि पर्यावरणीय दायित्वों को भी पूरा किया जाए और कंपनियों और व्यक्ति जितने भी हैं उनके स्थानीय निकायों द्वारा जो है अस्थायी कार्यों को भी प्रोत्साहित किया जाए। ठीक है, तो फिर से आते हैं हम लोग। तो कह रहा है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2023 में जो है ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम कार्यान्वयन नियमों को अधिसूचित किया है। तो ये कथन क्या है, सही हो जाएंगे। ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम एक ऐसा तंत्र जो घरेलू कार्बन बाजार का पूरक है। तो ये कथन भी सही है। क्रेडिट कार्यक्रम पूरी तरह से CO2 में कटौती पर केंद्रित है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा। ठीक है ना, 3 कथन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो कितने कथन गलत हैं, तो 1 कथन गलत हैं। 99 देखते PM प्रणाम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला कह रहा है इस योजना का उद्देश्य क्या है। तो जैव उर्वरकों के उपयोग के माध्यम से पृथ्वी को पुनर्स्थापित और पोषित करना तथा रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना है। दूसरा क्या कह रहा है कि इस योजना का वित्त पोषण उर्वरक विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के तहत मौजूदा उर्वरक सब्सिडी की बचत से किया जाएगा। और तीसरा कह रहा है कि PM प्रणाम योजना के लिए अलग से बजट निर्धारित होगा। ठीक है, तो ये दोनों तो विरोधाभास है, इन दोनों में से कोई एक ही सही हो सकता है। तो इसको गलत कर देते हैं, ये दोनों सही है। ऐसा नहीं है, सही है ही। ठीक है, तो PM प्रणाम योजना के तहत देख लेते क्या है। ठीक है ना, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति जो है वह PM प्रणाम योजना को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य क्या है, जैव उर्वरकों के उपयोग को धरती से ऊपर तक पुनर्स्थापित करना और पोषित करना है। ठीक है, इस योजना के तहत जो है तत्वों का संवर्धन और वैकल्पिक पोषक तत्वों का संवर्धन किया जाएगा। ठीक है, PM प्रणाम घोषणा पहली बार केंद्र सरकार 2023-24 के बजट में की गई थी। ठीक है ना, इसमें राज्यों को वैकल्पिक उर्वरक अपनाने के लिए प्रोत्साहित करके रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में कमी लाया गया। इसका उद्देश्य क्या है कि रासायनिक उर्वरक के सब्सिडी बोझ को कम करना है। ठीक है, जो कि वर्ष 22-23 में लगभग 2.5 लाख 2.25 लाख जो है करोड़ रुपये था। विशेषता क्या है कि रसायन उर्वरक और मंत्रालय के उर्वरक विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के मौजूदा जो उर्वरक सब्सिडी है और उससे जो बचत होगी उसी से वित्त पोषित किया जाएगा। ठीक है ना, और अलग से कोई बजट का प्रावधान इसमें नहीं है। ठीक है, सब्सिडी बचत और अनुदान कैसे होगा, तो केंद्र सरकार राज्यों को सब्सिडी बचत का 50% क्या देगा, अनुदान दे के रूप में देगा। और अनुदान में से 70% का उपयोग उसको क्या करना है, तो विभिन्न स्तरों पर जो वैकल्पिक उर्वरक है और उत्पादन इकाइयों के तकनीकी उत्थान हेतु परिसंपत्तियों के निर्माण में उपयोग किया जा सकता है। शेष 30% का उपयोग क्या करेगा, किसानों, पंचायतों और उर्वरक कटौती की एवं जागरूकता सृजन में शामिल अन्य हितधारकों को पुरस्कृत तथा प्रोत्साहित करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, उर्वरक कटौती की जो गणना होगी वह किसी राज्य द्वारा यूरिया की खपत में कमी की तुलना में पिछले 3 वर्षों में यूरिया की औसत खपत से की जाएगी। ठीक है, यह गणना सब्सिडी बचत और अनुदान के रूप में पात्रता निर्धारित करेगी। ठीक है, तो 2 कथन इसमें सही थे और तीसरा कथन गलत है। आई होप कि आपको ठीक लगा होगा। ठीक है, इस वीडियो की हम लोग ये अंतिम प्रश्न कर रहे हैं, बाकी जो 34 प्रश्न बचे हुए हैं उसको हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। ठीक है, पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु कह रहा है कि प्रधानमंत्री विकास पहल यानी कि PM डिवाइन की योजना के बारे में बात करना है। ठीक है, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र का जो है नॉर्थ ईस्ट रीजन में विकास अंतराल को दूर करने के लिए केंद्रीय बजट 22-23 में PM डिवाइन की घोषणा की गई थी। ठीक है, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। कह रहा है कि यह कौन सी योजना है, तो केंद्र प्रायोजित योजना है। यह योजना पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा जो है पूर्वोत्तर परिषद या केंद्रीय मंत्रालय एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी। ठीक है, तो कह रहा कितने कथन इसमें सही नहीं है। तो पहले देख लेते PM डिवाइन योजना क्या है। तो नॉर्थ ईस्ट के लिए PM डिवाइन योजना शुरू की गई, ये कथन सही है। ठीक है, इसमें 100% केंद्रीय वित्त पोषण से योजना है, तो केंद्रीय क्षेत्र की योजना है ये। ठीक है, 2022-23 से 25-26 तक जो है 4 वर्ष की अवधि के लिए 15वें वित्त आयोग जो है अधिशेष के अवधि के शेष वर्षों के लिए संरक्षित किया है। और इसमें योजना का कुल परिव्यय कितना है, तो 6,600 करोड़ रुपये है। ठीक है,
संसाधनों के प्रचुर मात्रा के अतिरिक्त पीएम डिवाइन योजना जो है पूर्वोत्तर क्षेत्रों के विकास के लिए क्या है, उपलब्ध है। यह मौजूदा केंद्र और राज्य योजनाओं का एक विकल्प नहीं होगा। ठीक है, ये पूर्णतः नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए होगा। यह योजना पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय और पूर्वोत्तर परिषद या केंद्रीय मंत्रालय एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा। ठीक है, तो इसका जो प्रश्न था वो क्या था कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास अंतराल को दूर करने हेतु केंद्रीय बजट में पीएम डिवाइन की घोषणा की गई है। ठीक है, तो ये क्या है, कथन सही है। यह केंद्र प्रायोजित योजना है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। यह योजना पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास मंत्रालय द्वारा जो है पूर्वोत्तर परिषद या केंद्रीय मंत्रालय एजेंसी द्वारा जो है, ठीक है, तो ये कथन सही है। तो दो कथन इसमें सही है, तो कौन से कथन गलत है, तो केवल दो कथन क्या है इसमें गलत है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। और कृपया प्लीज़ जो है आपसे अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।